एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमारे कुछ गोल हैं जो हमने सोचा हुआ, जैसे मैं 100 करोड़ बनाना चाहता हूँ, अब मैं इसको कैसे ट्रेन करूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाए, तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में कि इसको कैसे ट्रेन करना चाहिए? जितने भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर से मिला हूँ उन्होंने बोला कैंसर 500%, 200%, 1000% होता ही होता है। इतने श्योरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। ऐसा क्यों है ये? आपको कैंसर था जी, और आपने कैंसर सही कर लिया, और कैंसर का इलाज ज्यादा कुछ होता नहीं है, है ना? आपको कौन सा कैंसर था और कब तक आपने कैसे ठीक करा उसको? आप देखो ना, मेरे पिछले 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हो गए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के आज़ादी के बाद में 1 साल में 20 लाख फॉलोअर किसी की नहीं। आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी की डेथ क्यों हुई? अब उसके पास उस टाइम पे उतने सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। आज आपके पास 6 सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी आपको दी जाए तो शत्रु को आपको मारना आसान है कि मुश्किल ईजी है? मैं ये कहता हूँ जो ये लोशो ग्रिड पढ़ाया जा रहा है ये 100% गलत है। ये भारत का लोशो ग्रिड है ही नहीं है, ये चाइना का लोशो ग्रिड है। ये भारत के ऊपर काम ही नहीं करता। दिशा से एक चीज याद आई, किस दिशा में बैठ के काम करना चाहिए? लोग बोलते हैं ईस्ट की दिशा में बैठ के आपको काम करना चाहिए। क्या ये चीज सही है? पहले हमने पॉडकास्ट किया जिन्होंने बताया कि लोशो ग्रिड होती है, उसके बाद हमने एक पॉडकास्ट किया जिन्होंने बोला लोशो ग्रिड बकवास है। फिर अब मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है? अब ये बैकग्राउंड चेक हमने सब लोगों को करा है कि किसके पास जाना चाहिए, कौन ऑथेंटिक है, उसके बाद ही हम आपके पास आए हैं। हर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट अपने आप को तुर्रम खां समझता है और सोचता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है और बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं, जितने भी कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर। देखो, बहुत लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, पॉडकास्ट कर चुका हूँ और जान चुका हूँ कि कौन असली में लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है, किसके पीछे लॉजिक है और किसके पीछे लॉजिक नहीं है। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इनवाइट किया है लव भूषण को। अब आप डिसाइड करोगे कि एक्चुअल में सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये आप डिसाइड करोगे और नीचे कमेंट करके बताओगे कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये डिसीजन सिर्फ आपका होगा। तो बिना टाइम खराब करे आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। लव भूषण जी, वेलकम टू द डीडी शो। थैंक यू जी। एंड मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंड कहीं ना कहीं अभी वो डिससेटिस्फैक्शन है। क्यों है आज मैं इसमें सारा खुल के बताऊंगा और मैं बहुत डीप में जाना चाहता हूँ हर टॉपिक के जी। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इन सब से रिच बना जा सकता है ना? और मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा भूख है इन सब चीजों को लेके। रिसेंटली मैंने अपना घर भी खरीदा है, तो मैंने वास्तु के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे डिससेटिस्फैक्शन हुआ आज तक, वो मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए आपसे इस पॉडकास्ट में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर वाई का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु है, इन सब के थ्रू एक्चुअली में पैसा बनाया जा सकता है? 100%। देखिए, जैसा कि आपने मुझे बोला कि पॉडकास्ट में आपने सुना मेरे को, आज मार्केट में एक मेरा जो नाम है ना वो अमीरों का एस्ट्रोलॉजर के रूप में जाना जा रहा है कि मैं लोगों को अमीर बनाता हूँ या लोगों को पैसा बनाता हूँ। तो ये मैं नहीं बनाता हूँ, बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी बनाती है, ये पावर एस्ट्रोलॉजी की है। बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु ये बनाया गया था राजाओं के लिए कि राजा को महाराजा कैसे बना जाए, देवी देवताओं को पावर कैसे दी जाए, ऐसा उनके साथ में जो चीज़ें प्रकृति से हमें लेनी है ऐसी कील कैसे ली जाए ताकि उनको ज़्यादा पावर दी जा सके, ज़्यादा उनका साम्राज्य बढ़ा जा सके। अब ये पिछले कुछ सालों से ये जो वास्तु, ये इनके जो रहस्य हैं ये आम जनता को पता लगने लगे हैं। लेकिन ये आम जनता के लिए तो बनाए नहीं गए थे। आम जनता को तो ये कहा गया था कि आप यहाँ बैठिए और अपना काम में लगिए। बेसिकली देवी देवता और राजा महाराजाओं के लिए लिखी गई एक गूढ़ रहस्य वाली एक साइंस है, एक विज्ञान है। यदि इस पे के ऊपर काम किया जा सके तो आप अपने कर्म के साथ साथ में अपने भाग्य को भी साथ में लेकर चलते हैं। आप 1 और 11 हो जाते हैं, आप भाग्य के अनुसार चलते हैं। पैसा रिच जो है वो आपके पास आने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं और आप चाहे 100 करोड़ के आदमी बन सकते हैं और आप चाहे 1000 करोड़ के आदमी बन सकते हैं और आप चाहे 10,000 करोड़ के आदमी बन सकते हैं। श्योर। मुझे एक चीज़ जाननी है कि आप इस साइंस के अंदर कैसे आए हो? आपका कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या स्टोरी है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पीछे का जो सक्सेस का कारण है कि मैं इसके पीछे आया क्यों। मैं आपको एक पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मोस्टली लोग मेरे पास आते हैं, मुझे शर्मा जी कह के बुलाते हैं
या पंडित जी कहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बायकाश अग्रवाल हूँ। लेकिन मैं इसके पीछे ये नहीं किसी को शर्मा जी को कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के लिए बायकाश अग्रवाल हूँ कि एक 2015-16 में जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आई थी, उस टाइम एक मेरा बिल्डर का काम था। तो मंदी में क्या हुआ कि मैं बैंकरप्ट हो गया, और बैंकरप्ट से बहुत ज़्यादा टेंशन की होने की वजह से 2-4-5 बीमारियों ने मेरे को घेर लिया। उसमें से सबसे बड़ी जो बीमारी थी वो कैंसर में हो गया। तो मदर और वाइफ परेशान थी। उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानता था, वास्तु को। मैं सोचता था कि कर्म ही सब कुछ है। तो मेरी मदर किसी के पास मुझे लेकर चली गई, एस्ट्रोलॉजर के पास, वहीं गंगानगर में। तो वहाँ पे देखा कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, वहाँ 40-50 लोगों की भीड़ बैठी हुई है। और जैसे ही मेरा नंबर आया, वो सभी को 2-2 मिनट देख के बता रहा था कि तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और जैसे ही मेरा नंबर आया तो मेरी कुंडली, मेरी मदर बोली कि इसको कैंसर है, ये बिजनेस में फेल हो गया। उसने कुंडली देख के कुंडली उठा के फेंक दी, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, 1-2 उपाय ये कर लो, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात। मैंने सोचा कि 50 लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, लोग अच्छे लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो मतलब ये साइंस तो कुछ ना कुछ तो है। और इसने इस आदमी ने, जो एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठा हुआ है, इसने मेरी इमोशन की कदर नहीं की। एक मेरी मदर की इमोशन हम लेकर आए थे, वो कदर नहीं की। तो ये बात मुझे हर्ट हुई। तो मैंने अपने घर पे जाके एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि साइंस में कुछ है तो है, लेकिन अभी उतने अच्छे ढंग से ये रिप्रेजेंट नहीं की जा रही है। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, अच्छे लोगों से मिलना शुरू किया। तो मुझे कुछ समझ में आने लगा कि यह एक मिथ नहीं है जो हम मार्केट में कह रहे हैं, यह एक साइंस है, और एक प्रूवन साइंस है, और ये हमारी देवी देवताओं के द्वारा लिखी गई है। हम भगवान शिव को तो मान रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। आपको मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी को लिखने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है कौन सा देवता का है? भगवान शिव का। जितने भी भगवान जो सप्तऋषि, जितने मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, जितना भी सब कुछ लिखा गया है, ये भगवान शिव के द्वारा लिखा गया। जितने भी मंत्र, शाबर मंत्र लिखे गए हैं, ये भगवान शिव के द्वारा लिखे गए हैं। तो और हम भगवान शिव को तो मान रहे हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा, गणेश जी के द्वारा लिखी गई एस्ट्रोलॉजी को हम नहीं मान रहे हैं। तब मुझे पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी साइंस है। उसको मैंने अपने जीवन में उतारा। आप मानेंगे नहीं, 6 महीने में मैं कैंसर से बाहर आ गया, और 1.5 से 2 साल में मैं बैंकरप्सी से बाहर आ गया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको कैंसर था जी, और आपने कैंसर सही कर लिया, और कैंसर का इलाज ज्यादा कुछ होता नहीं है ना जी। आपको कौन सा कैंसर था और कब तक आपने कैसे ठीक करा उसको? देखिए, इसमें ना हमारे हॉरोस्कोप में एक युति होती है, मारक और बाधक भाव। यदि मारक और बाधक भाव इकट्ठे बैठ जाएं और ऊपर से उन्हीं की दशा या अंतर्दशा चल पड़े, तो जातक को क्रोनिक डिसीज होने का डाउट रहता है। मैंने क्या बोला? मारक, दूसरा भाव और 7वां भाव। यदि जातक को लोगों को समझ में नहीं आएगा, दूसरा भाव और 7वां भाव क्या मारक भाव है, और जो लगन के हिसाब से बाधक भाव भी देखे जाते हैं। जब मारक और बाधक भाव की युति हो जाती है, तब जातक को क्रोनिक डिसीज होने की चांसेस रहते हैं। तो मेरी कुंडली में भी मारक और बाधक भाव इकट्ठे बैठे थे, और उसी की अंतर्दशा चल पड़ी थी। तो यदि उपाय क्या है? उपाय लॉजिक से किए जाए। यदि उन मारक और बाधक भाव की युति को तोड़ने वाला जो उपाय था, वो मैंने किया, और मैं 6 महीने में मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आनी शुरू कर। किस चीज़ का कैंसर था आपको? मेरे को टेस्टिस का कैंसर था। ठीक है, प्लीज बताइए आप आगे। हाँ, तो जब मैंने इसको करना, और वो कैंसर बढ़ता बढ़ता पेट में चला गया। बात जो वो कैंसर इतना बड़ा कैंसर नहीं है, लेकिन क्या था, वो फैलने लग गया था, वो पेट पे चला गया था। तो बाद में मेरे पेट के 2 बड़े ऑपरेशन हुए, वहाँ से 1-2 गांठें थी, वो भी निकाली गई। तो अब डर ये फैल गया था कहीं ये आगे बॉडी में फैल ना जाए। तो जैसे ही मैंने इसको उपाय को किया, आज उसको 5 से 6 साल हो गए। मैं लगातार उसकी रिपोर्टें भी करवा रहा हूँ, सब कुछ काम भी दे रहा हूँ, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप आज से मेरी 5 से 6 साल पुरानी फ़ोटो देख लीजिए, और अब मुझे देख लीजिए। 5 से 6 साल पहले आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, पूरे के पूरे बाल उड़ गए थे, चेहरा पूरा काला पड़ गया था। तो मतलब कि, और आप मेरी 6 साल पहले की फ़ोटो देखेंगे और आज मेरी फ़ोटो देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसा हूँ। उसके बैंकरप्सी से मैं बाहर आना शुरू हुआ, मेरे रास्ते खुलने शुरू हो गए, काम बनने शुरू हो गए। तब मुझे और अच्छा लगने लगा। तब मैंने इसमें और डेप्थ में जाना शुरू किया। मैंने जब डेप्थ में जाना शुरू किया, तो ये चीज़ें मुझे मिलनी शुरू हुई। तब लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई तूने 1-2 साल में ऐसे अपने आप को क्या कर लिया, क्या तेरे को कौन सा आदमी मिल गया, कौन सा इन्वेस्टर मिल गया, जो तू बैंक करप्ट हो गया था, 2 साल के अंदर ही वापस आप सफल एक बिजनेस के रूप में स्टैब्लिश हो। तो मैं लोगों को बताया कि हमें एस्ट्रोलॉजी पे काम करना चाहिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं भी आपको कुछ बताता हूँ। जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, तो मेरी मौत पब्लिसिटी इतनी हो गई, लोगों के काम इतने बनने लग गए कि जो मेरे बिल्डर का काम था वह तो एक साइड बिजनेस बन गया। जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और जो नंबर न्यूमरोलॉजी या नंबर्स की जब बात करता हूँ, आज मेरी प्रोफेशन बन गया। और मुझे अपना जो होम टाउन गंगानगर को छोड़ के जयपुर शिफ्ट होना पड़ा। जबकि आज भी मेरी टाउनशिप है, 3 टाउनशिप आज भी मेरी गंगानगर में चल रही है, और मैं एक अकेला ऐसा बिल्डर हूँ गंगानगर में जिसने 1 रुपये का भी बैंक से लोन नहीं ले रखा। बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिसिटी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। जैसे
आप बीमार थे, आपने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, आपकी रुचि आई, आपका एक्सपर्टीज बन गई एक तरीके से जी। अब एक तरीके से मेरा भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट है जी। और मैं मानता हूँ किन्हीं चीजों को, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है मेरे लिए जी। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया, बहुत सारी चीजें हो गई लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हुई जी। तो वो चीज मुझे इम्प्रोवाइज करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपने ये सारी चीजें इतनी जल्दी जो रिकवर करी है अपनी, इसके पीछे सब कुछ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु यही है? यही है, 100% यही है। ठीक है। सबसे पहले मुझे एक चीज जाननी है कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मेरा जो टारगेट है वो 100 करोड़ का है 2027 के आसपास, जी। और मेरी इंटेंशन भी है और मेरी इंटेंसिटी भी उसके लिए बहुत ज्यादा है जी। मैं अपने फील्ड का विराट कोहली हूँ और मैं उसमें बिल्कुल कमी और मेहनत नहीं छोड़ता हूँ जी। मुझे इतना भी पता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। देखिए, ये एक आपके सामने मैंने एक हॉरोस्कोप रखा है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। तो जो आपको मैं हॉरोस्कोप दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसको देखेंगे कि इसमें जो ये 12 हाउसेस हैं, लेकिन आपके जन्म कुंडली के हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले भाव में 1 नंबर ही राशि हो। ये चेंज हो सकती है आपके टाइम, बर्थ प्लेस के हिसाब से। तो इसमें जो 11वां भाव है आप ये देख रहे हैं, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इसमें कौन सी राशि है ये आपको देखनी है, और हर राशि की एक दिशा है। यदि आपने अपना विजन बोर्ड बनाया, आपने एक अपना मिशन बनाया कि मुझे अगले 5 सालों में यहाँ पहुंचना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में, आप ऑफिस में कभी गए हो, मुंबई में, कॉर्पोरेट में, तो आप देखेंगे कि उनके जो बैंक के जितने भी बैंक हैं, आप हर सिटी में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिशन और विजन दिखेगा। वो बताते हैं कि हम अगले 5 सालों में हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। तो उनको लिखने की क्या जरूरत है? जबकि एक आम आदमी को ये कहा जाता है कि आप अपना मिशन बोर्ड बनाइए, आप अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, तो नहीं बनाता है। तो एक बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, आपने देखा बैंक में गए होंगे, कॉर्पोरेट कंपनीज में गए होंगे, तो उन्होंने मिशन बोर्ड, एक विजन बोर्ड बनाए होंगे। तो ये ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप एक अपना मिशन बनाइए, एक अपना विजन बनाइए, और जो आपका 11th हाउस है वहां पर जो राशि बैठी हुई है, उस दिशा में इस मिशन बोर्ड को या इस विजन बोर्ड को लगा दीजिए। किस दिशा में? 11th हाउस में जो राशि बैठी हुई है। 12 हाउसेस हैं, इन सबकी एक राशि है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखे ही आपको बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आज जितने भी ये वास्तु वाले लोग बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि आप वेस्ट दिशा में अपना विजन बोर्ड लगा दीजिए, लेकिन ये काल पुरुष की राशि है, ये सब पे अप्लाई नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका लगन वृषभ राशि का, ये लगन एक मेष राशि का होगा तो सब पे लागू होगा, लेकिन मेष राशि का लगन तो सभी का है ही नहीं। ये तो काल पुरुष के हिसाब से बता दिया कि आप वेस्ट में अपना विजन बोर्ड लगाइए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जो डिजायर फुलफिलमेंट जोन है वह वृषभ राशि है। वृषभ राशि मैंने नॉर्थ वेस्ट दिशा, तो मैंने अपना विजन बोर्ड, मिशन बोर्ड 2 नॉर्थ वेस्ट में लगाया है, और मैं वहीं बैठ के काम करता हूँ। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1994 है। आपका समय भी चाहिए होगा मेरे को? शाम को 4:10 आई गेस। ठीक, मैं आपका चार्ट बना ही लेता हूँ। पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? धैर्य सिंह चौहान। 14 दिसंबर 1994 शाम को। हाँ, कितने बजे? 4:10 के आसपास, 10 मिनट ही है। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ? मेरठ। देखिए, अभी आपका चार्ट बनकर आ गया, रेडी हो गया। तो ये चार्ट की स्क्रीन में आपको शेयर कर दूंगा, तो इसको आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए कि आपके चार्ट में क्या है कि आपका जो लगन है वो वृषभ लगन है, और आपके 11वें घर में मीन राशि बैठी है, साउथ ईस्ट जोन बैठा हुआ है। साउथ ईस्ट? हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको अपना विजन बोर्ड, आपका मिशन जो है वो साउथ ईस्ट में लगाना है। और साउथ ईस्ट में तो जो कि आग्नेय का कोण है, वहां पे गलती से भी ब्लू कलर या पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि आप अपना मिशन, और आपके अपने जो साउथी दिशा किसकी दिशा है? अग्नि की दिशा है, और वहां पर आप अपना जो मिशन बनाए, विजन बोर्ड बनाए, उसका कलर रेड होना चाहिए।
और वह ट्रायंगुलर शेप में होगा तो और ज़्यादा काम करेगा। उसको रेड और गोल्डन शेप में बनाइए। ठीक है। रेड जैसे आप देखो पीछे रेड और गोल्डन शेप में लगा हुआ, तो इसी शेप में आप उसको बनाइए। और वैसे ही फोटो जो आपको चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए, आप अपनी कंपनी में अगले 10 सालों में, अगले 3 सालों में, अगले 5 सालों में कितनी टर्नओवर चाहते हैं, कितने अपने फॉलोअर चाहते हैं, वो लगाइए। तो आप देखेंगे कि वो नेचर, वो सबकॉन्शियस माइंड भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब उसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो पैसे का जोन है, ये सेकंड हाउस को पैसे का जोन कहते हैं। यहाँ पे कौन सी दिशा आ रही है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो जोन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, इसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। यदि आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एक पैसे की गुल्लक लगा दी, अपने चेक बुक वहाँ पे रख दिए, एटीएम वहाँ पे रख दिया, आपने अपना जो भी बैंक से संबंधित काम है वहाँ पे रख दिया, या वहाँ पे अपने नोट्स की एक बड़ी सारी फोटो लगा दी। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपये होने चाहिए, 500 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए, तो आपने एक नोट्स की फोटो लगा के नीचे लिख दी कि 500 करोड़ की टर्नओवर। तो उस जोन को, उस देवी देवता को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा मेरे से क्या चाहता है। अब उसी प्रकार से आपका जो थर्ड हाउस है, ये नेम एंड फेम का जोन है। यहाँ पे आपके आगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो कर्क राशि है, कर्क राशि का जो जोन है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। तो हम आपके जब आपके घर का वास्तु करने जाएंगे, ऑफिस का वास्तु करने जाएंगे, तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन को आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पर आपके सोशल मीडिया के सारे लिंक लगा देंगे, जैसे मैंने लगाए। आप देखो ना, मेरे पिछले 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हो गए हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के आज़ादी के बाद में 1 साल में 20 लाख फॉलोअर किसी की नहीं है। आप देखिए, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हमने जाके क्या करना है, आपका एक फोटो, एक बड़ा सा कोलाज बना के लगा देना है। आपकी जिन भी सेलिब्रिटी के साथ आप फोटो चाहते हो, नाम चाहते हो, आप उनकी फोटो अपनी फोटो के साथ में वहाँ पे लगा देंगे, आपका सोशल मीडिया लगा देंगे। आप देखेंगे लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि इस दिशा का काम ही यही है कि आपको नाम बढ़ाना। आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि मेरे को कैंसर कैसे ठीक किया, कि आपकी इम्यूनिटी का जोन कौन सा है, आपका 5वां घर हेल्थ और इम्यूनिटी का है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको किसी ने उतनी गहराई से पढ़ने की, जानने की कोशिश नहीं की। यदि आप अपने 5वें घर में बैठना शुरू कर देते हैं, वहां बैठ के मेडिसिन करने लेना शुरू कर देते हैं, वहां बैठ के योगा करना शुरू कर देते हैं, तो आप बीमार ही ना पड़े ऐसा भी हो सकता है, या कम बीमार पड़े हो सकता है, या फिर आपको ज़्यादा हेल्थी रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से 7वां जो घर है वो स्टेबिलिटी का जोन है। 7वां घर किसे कहा जाता है? रिश्तों का कहा जाता है। 7वीं राशि को रिश्तों की राशि कहा जाता है। 7वें घर में आपका सूर्य भी बैठा हुआ है, गुरु भी बैठा हुआ है, और वहाँ पे साउथ वेस्ट का जोन बैठा हुआ है। यदि आप अपनी फैमिली की फोटो, अपनी वाइफ, यदि आप मैरिड हैं, बच्चों की फोटो को साउथ वेस्ट में रख देते हैं, तो आप एक दूसरे से अलग होने के चांसेस कम है। आप चाहते हैं कि सामने वाले से मेरी रिलेशन इतने अच्छे मजबूत हो जाएंगे, पार्टनरशिप में काम है तो दिल से टूटे ही नहीं। आप अपने और अपने पार्टनर की फोटो को साउथ वेस्ट में, जो आपका जोन है, हो सकता है कि वो आपका जो साउथ वेस्ट हो, मेरा नॉर्थ ईस्ट हो, इनका वेस्ट हो, इनका एन हो, तो ये डेट ऑफ बर्थ को देख के बताया जाता है। यदि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ वास्तु के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि इसके कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिनट और रोकना चाहूँगा। इसी प्रकार से हमारी कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं। तो जो आपका नक्षत्र है चंद्रमा में भरनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो यदि मैं बात करूं कि भरनी नक्षत्र में से एक नक्षत्र होता है जो उसका पीछे वाला नक्षत्र है, वो हमारा अति मित्र नक्षत्र है। मेरा भी भरनी नक्षत्र है और आपका भी भरनी नक्षत्र है। तो भरनी नक्षत्र का जो सबसे अति मित्र नक्षत्र है वो है अश्विनी, और अश्विनी का जो एनिमल है वो है घोड़ा। यदि आप अपने लोगो घोड़े के ऊपर बनाना चालू कर दो, देखो आपकी फेमस कैसे होगा। आप घोड़ों को चने खिलाना चालू कर दो, देखिए आपका काम कैसे होगा। आपका जो पौधा है वो कुचला का पौधा है। कुचला एक पौधा आपने सुना? नहीं सुना होगा। मैं आपका बहुत सी दुनिया इन्होंने सुना नहीं होगा कि आप कुचला का पौधा घर पे लाइए और आप उसको पानी देना शुरू कर दीजिए, और पानी देते समय आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो देवता कौन सा है, वो पौधा किसका है? उस देवता का है जो देवता आपका अति मित्र है, जो देवता की आप संतान है। जिस आप मुझे आप बताइए, जब आप परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले किसको फोन करते हैं? जो आपका अति मित्र है, जो आपका सबसे क्लोज है, उसी को करते हैं ना आप। तो ये अति मित्र देवता है आपका, जो आपका काम करने के लिए बैठा है, जिसको अभी तक आपने याद ही नहीं किया, आप उसे बोले बैठे हैं। तो आप करोड़पति बनना चाहते हैं, कि आप अपने देवता को तो बताना है कि भैया मैं ये बनना चाहता हूँ। आपके देवता कौन है? अश्विनी कुमार, जो देवताओं के, जिन्हें देवताओं का डॉक्टर भी कहा जाता था, जिन डॉक्टरों का चिकित्सक भी कहा जाता था। तो अब उनको प्रिय क्या है? कुचला का पौधा है। उनके लिए एनिमल कौन सा? हॉर्सेस है। उनका बर्ड क्या है? ईगल है। तो यदि आप अपने ब्रांड को ईगल से बना लें, आप अपने ब्रांड को हॉर्स से बना लें, आप अपने कुचला का पौधा घर पे लगाएं, और आप यदि वो क्या कहते हैं कि गणेश जी की पूजा करो, आप गणेश जी की पूजा करें, तो हो सकता है कि जो काम आपके 2 सालों में होने थे वो 2 महीनों में हो जाए।
तो इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु काम करता है कि ये आपके अति मित्र देवता है और ये आपकी जोन है, तो ये आपकी चीज़ें काम करेंगी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैं आपका चार्ट को मैं यदि डिस्कस करना चाहूँ तो 12वें घर में चंद्रमा और केतु बैठा हुआ है, 7वें घर में सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चंद्रमा केतु की युति जब भी बन जाती है, अभी आपके चार्ट में बताना चाहूँगा, तो लोग कहते हैं कि पैसा पैसा पानी की तरह बरसेगा। अरे भैया, पहले उसको ये तो देखो कि उसकी कुंडली में योग क्या है, पैसा उसके पास क्यों नहीं आ रहा है। तो आपकी कुंडली में एक योग ऐसा है धैर्य जी कि पैसा आने के बावजूद भी आपकी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा या तो किराए में चला जाए, ब्याज में चला जाए, या कोई ना कोई EMI बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब आप चेक कीजिए, मुझे नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ऐसा आपकी कुंडली में योग है कि पैसा आने के बाद जब आपने किसी को पेमेंट करनी है, पेमेंट तो करनी 10 लाख रुपये, 9 लाख रुपये तो आपके पास होंगे, लेकिन 1 लाख रुपये में देने में कभी कभी आपको दिक्कत भी आ सकती है। और कभी कभी पैसा, चंद्रमा केतु क्या करता है कि पैसे को आने से स्टक कर देता है। मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं आपको परसों पैसा दे दूंगा, तो हो सकता है वो परसों को ना देकर 2 दिन के बाद दे। जब तक आप इस युति का उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको ये पैसा, आपका ये चीज़ें ऐसी ही परेशानियां चलती रहेंगी। और चंद्रमा केतु का मतलब ये भी है कि आपकी मदर का ऑपरेशन भी हो सकता है। हो चुका है। देखिए आप। ओके, अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और विजन बोर्ड के बारे में, ये कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं कि ये बनता कैसे है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि जो मैं क्या करता हूँ। मेरे सामने अगर मुझे रॉयल्स रॉयस चाहिए तो मैंने पिक्चर निकाली, डाल दी। मुझे 6 पैक्स चाहिए, मैंने फ़ोटो ली, डाल दी, जिसकी तरह मुझे बॉडी चाहिए। तो मुझे अपना घर जैसा चाहिए, मैंने पिक्चर लगा के उसका डाल दिया और मैंने एक विजन बोर्ड पे बना के डाल दिया। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका है। आपको ऐसा ही बनाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वो जोन कौन सा है। मैंने आपको बताया कि आपका साउथ ईस्ट जोन है, तो आपको लाल रंग या गोल्डन कलर का होना चाहिए। वहाँ पे स्काई ब्लू या येलो कलर या हरा कलर नहीं होना चाहिए। वहाँ उसकी शेप जो है ट्रायंगल होनी चाहिए। इसी प्रकार से मान लो किसी का वेस्ट जोन आता है तो वो राउंड भी होना चाहिए। ठीक है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हरा रंग या लाल रंग नहीं होगा। तो ऐसे ही हर आदमी का जो शेप होगी वह डिफरेंट हो सकती है। फोटो सब कुछ वैसी होंगी जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपको सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वास्तु आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरह काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं पसंद है। लॉजिक में कौन है? लॉजिक में आप है और मैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो कॉन्शियस माइंड है ये बुध ग्रह से देखा जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि पृथ्वी में पानी कितना है? 70%। 70% हमारी बॉडी में है, तो उसको लॉजिक चाहिए नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक चाहिए नहीं है। लॉजिक किसको चाहिए? कॉन्शियस माइंड को चाहिए। जो धरती है वो कितने परसेंट है? 6%, 4%। तो लॉजिक आपको और मेरे को चाहिए। जो देने वाला है ना, उसको लॉजिक नहीं चाहिए, उसको तो आपको बताना है। तो ये जो लोग हम फालतू की बातें करते हैं ना कि आप ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने साइंस को गंभीरता से पढ़ा नहीं है, जिन्होंने इसके लॉजिक को जाना नहीं है। ये भारतीय ऋषियों की, ये हमारी देवी देवताओं की लिखी हुई बातें हैं। आप इस बात को तो विश्वास कर देते हैं कि माँ पार्वती या गणेश जी की दूसरा अवसर लगा दिया, लेकिन क्या उसी देवी देवता की जो गणेश जी का और माँ पार्वती जी का और शिव भगवान जी का लिखा हुआ ये एस्ट्रोलॉजी है, उसका बिलीव नहीं कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये सब ऐसे ही है। तो दोस्त, ये लिखा हुआ मेरा नहीं है, ये सब उन्हीं का ही लिखा हुआ है, और उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ है, उन्हीं के लिखे हुए शास्त्र हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करी है, इसके बारे में थोड़ा सा डीप चलता है जी, है ना। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमारे कुछ गोल हैं जो हमने सोचा हुआ, जैसे मैं 100 करोड़ बनाना चाहता हूँ, अब मैं इसको कैसे ट्रेन करूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि वो जल्दी से जल्दी चीजें हो जाए, तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में कि इसको कैसे ट्रेन करना चाहिए? आपको पहले तो ये बैठ के सोचना है कि मेरे को मेरी लाइफ में मेरा विजन क्या है, मेरे को जाना कहाँ है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कि मेरे को 100 करोड़ रुपये अगले 5 साल में चाहिए, तो उससे पहले आपको बताना है कि मैं 5 साल में 100 करोड़ चाहिए, तो पहले 1 साल में मैं कितना अचीव करूँगा। मैं 10 करोड़ पे लेके जाऊंगा, फिर अगले साल में इसको 20 में लेके जाऊंगा, थर्ड ईयर 50 पे लेके जाऊंगा, फोर्थ 75 पे लेके जाऊंगा, और 5वें साल में 100 करोड़ पे लेके जाऊंगा। पहले तो आपको ये बात, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो आपको विजन बोर्ड बनाने हैं। दूसरा, यदि आपके पास पैसा आ जाएगा तब उस पैसे का क्या करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो देवी देवता ये कहते हैं कि मैं आपको पैसा देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पैसा आप समाज के लिए या मानव कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं। आप 100 करोड़ पे लेके आ जाएंगे, एक रॉयल जो महंगी सी महंगी गाड़ी है वो कितने की आती है?
5 करोड़ के करोड़। एक बड़ा सा महंगा से महंगा हाउस कितने का ले लोगे? 10 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ रुपए का, तो क्या करोगे बाकी पैसे का? तो ये हमारे देवी देवता ये चाहते हैं कि हम आपको पैसा जो कमा कर दे रहे हैं तो उसमें से कितने % हिस्सा आप समाज कल्याण में लगा रहे हैं, मानव कल्याण के लिए लगा रहे हैं, अपंग लोगों के लिए लगा रहे हैं, गौशाला के लिए लगा रहे हैं। आप देखिए जितने बड़े से बड़े लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हैं या वो कितने भी, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे रतन टाटा है या बिरला जी हैं, अब देखिए कि वो चैरिटी पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपको ये कहना पड़ेगा विजन बोर्ड में भी कि मैं आपकी इनकम जो मुझे आप दोगे इतने % हिस्सा ये देवी देवताओं में आपके ही बनाए हुए समाज कल्याण के कार्यों में भी लगाऊंगा। पैसा तो तभी आएगा ना जब आपको ये भी तो पता लग जाए कि मेरी इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जो देवी देवताओं की इच्छाएं वो कौन पूरी करेगा, उनकी भूख कौन मिटाएगा? तो उनके बनाए हुए जो अपंग लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इतने % पैसा मैं आपके ऊपर भी लगाऊंगा, और फिर देखिए कि आपको पैसा कैसे आता है। एक तरीके से ग्रेटिट्यूड हो गया है। ग्रेटिट्यूड हो गया है, परफेक्ट। तो फिर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करना और आपके सबकॉन्शियस माइंड को चलाना ये आपका काम नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस का माइंड है। रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि कौन से जोन में बैठ के आपको विजन बोर्ड बनाना है और कहाँ बैठ के आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, अब दिशा से एक चीज याद आई, किस दिशा में बैठ के काम करना चाहिए? लोग बोलते हैं ईस्ट की दिशा में बैठ के आपको काम करना चाहिए, क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैंने भी आपको क्या बोला कि ये दिशा कौन डिसाइड करेगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि मैंने भी आपको बताया था कि ईस्ट दिशा कहाँ बैठी हुई है, अभी चेक कर लेते हैं। यदि मैं आपका चार्ट देखूं तो आपके जोन में 1 नंबर राशि कहाँ बैठी हुई है? आपके जोन में 1 नंबर राशि 12वें घर में बैठी हुई है। यदि आप इस दिशा में बैठकर काम करना शुरू कर देंगे तो आपके खर्चे बढ़ना शुरू करेंगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो ईस्ट राशि है वो कहाँ बैठी हुई है? 12वें घर में बैठी हुई है। और 12वां घर किसका है? लॉसेस का है। 12वां घर एक्सपेंसेस का है। 12वां घर हॉस्पिटल का है। जैसे ही आप यहाँ बैठना चालू कर देंगे तो आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे, खर्चे होना शुरू हो जाएंगे, एक्सपेंसेस होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 12वां घर विदेश का भी है, तो आपके विदेश, यदि आपने विदेश से काम कर रहे हैं और फिर आप ईस्ट में बैठे हुए हैं तो हो सकता है ये दिशा आपके लिए काम करे, लेकिन आप भारत में ही काम कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए काम नहीं करेगी। तो क्या दिशा होनी चाहिए आपके साथ? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। 11वें घर में साउथ ईस्ट बैठा हुआ है। और ये साउथ ईस्ट हमारे पास नहीं है तो हम जो पैसे की दिशा है NNW वहां जा सकते हैं। जो आपकी नेम एंड फेम की दिशा है NNE वहां जा सकते हैं। आपकी जो हेल्थ एंड रिलेशनशिप की जोन है नॉर्थ वहां जा सकते हैं। और आपकी जो स्टेबिलिटी का जोन है साउथ वेस्ट वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन यदि इन 5 में से सबसे अच्छी दिशा आप कौन सी कहेंगे तो मैं बोलूंगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है। साउथ ईस्ट में मैंने सुना है टॉयलेट होने से कैंसर होता है। वो नॉर्थ ईस्ट में लोग, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, करेक्ट। पहली बात तो मैं आपको ये भी कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक दो लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो आपको वो घर छोड़ देना चाहिए, तो आपके घर में किसी ना किसी को कैंसर हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमने रिसेंट एक पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने बताया कि साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है उसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर दो, उसको यूज ही मत करो, नहीं तो कैंसर होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी बनी हुई है, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और वो हर जगह तो कंस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल है, क्या ये चीज बिना टूट फूट के हो सकती है? अब देखिए कि पहले तो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया कि अक्सर आज भारत में लोगों को डराया जा रहा है, डरा के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं कि लोगों को ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के घर में आपका टॉयलेट, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है तो आपको क्या होगा? कैंसर होगा। साउथ वेस्ट की घर की एंट्री होगी तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये दो बातें सोशल मीडिया में इतनी फैली हुई है और लोग अंदर से डरे हुए हैं, लोगों को लग रहा है कि पता नहीं हमने क्या गलती कर दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ये दिल्ली में नोएडा में बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप यहाँ की 90% सोसाइटी को उठा कर देख लीजिए, किसी का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, किसी का NNE में टॉयलेट होगा और किसी का ENE में टॉयलेट होगा। मतलब ये तीनों की तीनों दिशाएं नॉर्थ ईस्ट दिशाएं, ऐसी कोई दिशा घर नहीं है जो जिसका नॉर्थ 90% घर में बोल रहा हूँ। आप क्या उन सबको कैंसर हो गया? ऐसा नहीं है। कैंसर तभी होता है जब आपकी कुंडली में मारक और बाधक भाव इकट्ठे बैठे होंगे। एक आदमी 100 साल से घर में रह रहा है और कैंसर उसको अब हुआ, तो मतलब जिसकी कुंडली में ये योग था उसी को कैंसर हुआ है। तो सभी को क्यों नहीं हुआ? सभी को लीवर क्यों नहीं फेल हुआ? सभी का ट्यूमर क्यों नहीं हुआ? सभी को कैंसर आज तक क्यों नहीं हुआ? आज ही सबको कैंसर क्यों हो गया? देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उसका बिना किसी तोड़ फोड़ के 100% उपाय है। 100 नहीं, मैं 1000% उसका उपाय आपको बता देता हूँ। और नॉर्थ ईस्ट की लोग टॉयलेट का उपाय क्या करते हैं कि वहाँ पर ब्लू रंग की पट्टी लगा देते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में
आपका किचन हो, नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट हो, तो वहाँ पे ब्लू रंग की पट्टी नहीं लगेगी, वहाँ पे येलो रंग की पट्टी लगेगी, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट का हिस्सा है और उसका उपचार आपको अर्थ एलिमेंट के माध्यम से करना पड़ेगा। यदि आपने, और दूसरा, हम उस टॉयलेट को वहाँ से कट कर सकते हैं, उस एनर्जी से हम बाहर कर सकते हैं। यदि किसी को लगे नहीं हमें इसका नहीं करना है, तो हम उस टॉयलेट को, हम उस किचन को आपके घर की वर्चुअल तरीके, ऐसे बहुत वास्तु विश्वकर्मा में जो मैं पुस्तक भी लेकर आया हूँ, ये वास्तु रत्नावली भी किताब लेकर आया हूँ, ये मेरी लिखी किताब नहीं है, ये विश्वकर्मा जी के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप घर की एनर्जी को, जो एनर्जी नहीं है वो आप घर में लेकर आ सकते हैं, और इसको किस प्रकार से आप जो एनर्जी घर में बाहर करना चाहें तो आप घर से उसको बाहर भी कर सकते हैं। यदि किसी का नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तो टूट फूट करने की जरूरत नहीं है, इंट भी नहीं हिलाने की जरूरत है। 100% वास्तु विश्वकर्मा में लिखा हुआ है। और जबकि एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग पहले क्या कहते थे कि टॉयलेट घर में नहीं होते थे, लोग बाहर टॉयलेट करना चाहते थे। ऐसा लोग बोल देते हैं कि आज हम बाहर खाना खाते हैं और घर में टॉयलेट करते हैं, हमने घर को टॉयलेट खाना बना रखा है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्या राजा महाराजा कभी बाहर टॉयलेट करना चाहते थे? क्या घर राजा रानियां घर से बाहर टॉयलेट करना चाहती थी? क्या कभी सुना है आपने? किसी बातें करते हैं। टॉयलेट तो शुरू से राजा महाराजाओं के घर में होते थे, शौचालय होते थे, लेकिन उनकी स्थान बिल्कुल सही होता था। और यह बात बिल्कुल गलत है, और यह बात कहना मिथ्या है कि घर में टॉयलेट नहीं होते थे। घर में टॉयलेट होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। क्या कभी किसी राजा महाराजा को आपने सुना है कि वो बाहर टॉयलेट करने जाता था? आप बताइए ना। तो आम पब्लिक के लिए टॉयलेट नहीं थे घर में। टॉयलेट होने की दिशा होती है, और बिना तोड़ फोड़ के आप 100% इसका इलाज कर सकते हैं। मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर से मिला हूँ, उन्होंने बोला कैंसर 500%, 200%, 1000% होता ही होता है। इतने श्योरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। ऐसा क्यों है ये? देखिए, होता क्या है कि अब मैं किसी के एस्ट्रोलॉजर के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं तथ्य के बारे में बात करता हूँ। इसके ऊपर मेरे पास एक लॉजिक से एक रिपोर्ट पड़ी है। मैं भारत के नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली के कम से कम भी मेरे पास 100 मल्टी स्टोर्स के ब्रोशर पड़े हुए हैं, और उनके मैंने नक्शे चेक किए हैं, और उनके 100 में से 90% लोगों के या तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। और मैंने उन घरों के लोगों की रिसर्च की इस फील्ड में आने से पहले, और 90% लोग उनमें से ना तो किसी को कैंसर है, ना किसी को कोई इस तरह की बीमारी है। मैंने चेक किया कि कैंसर किसको हुआ, ब्रेन ट्यूमर किसको हुआ, जिसकी कुंडली में दोष था, और ऊपर से उसका नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट बना हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं उसको चीज़ें ज़्यादा परेशान करने लगी है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी भी सही नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वो कैंसर देगा, यह भी सही नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मैं नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन यदि वह गलती से बन गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसका 100% उपचार भी है, और बिना किसी तोड़ फोड़ के है। ठीक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्या, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट डिसमेंटल कर दो, तो किसी भी टॉयलेट को डिसमेंटल, टॉयलेट कौन से घर से देखा जाता है? क्या किया जाता है? टॉयलेट जो वो कौन से ग्रह से देखा जाता है? पता नहीं। वो राहु ग्रह से देखा जाता है। यदि आप कोई भी टॉयलेट घर से डिसमेंटल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको राहु देवता को घर से विसर्जित करना आना पड़ेगा। तो मतलब राहु का मतलब 4 सूखे नारियल लीजिए, और आप पहले उसको किसी भी नहर में या किसी भी तालाब के अंदर विसर्जित करके आइए, या मंदिर में छोड़ के आइए, पीपल के पेड़ के पास छोड़ कर आइए कि ये राहु देवता, हम आपको घर से विदा कर रहे हैं। फिर आपको यह टॉयलेट आपको निकालना पड़ता है। इसकी एक विधि है। आपने ऐसे ही कर दिया तो टॉयलेट वहाँ पे स्थापित है, आपने उस देवी देवता को तो घर से विसर्जित किया ही नहीं है। ठीक है, ऑडियंस का एक कमेंट ले लेते हैं जी। कितने लोगों को कैंसर हुआ है उनका वॉशरूम उस डायरेक्शन में होने से, नीचे कमेंट करके बताना, और कितने लोग बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो ये ऑडियंस के एक्सपीरियंस फ्री मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप इसमें ऑडियंस से एक्सपीरियंस लीजिए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि 90% लोगों के नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपको मिलेंगे। और यदि कैंसर हो आपकी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनमें से 10% नहीं या 5% लोगों को कैंसर हो गया और उनके वहां टॉयलेट मिल गया, तो आपको क्या लगेगा, हाँ मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना गलत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कैंसर हो जाए ये कहना गलत है। तो मैं आपको बोलूँ कि आपको टॉयलेट मिल सकता है, लेकिन आप देखिए किनको कैंसर, क्या दुनिया में आज कैंसर होने का रेशियो क्या है? कमी है, 1% ही नहीं है। 1% दुनिया को कैंसर नहीं है, लेकिन 90% लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप मेरा कंसेप्ट समझिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज कैंसर कितने लोगों को, % लोगों को हो रहा है?
1% 2% लोगों, आप चेक कर लीजिए, लेकिन 90% लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मेरा यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज होगी, चाहे वो ट्यूमर होगा, चाहे लीवर होगा या कोई भी होगा, वो तभी होगा जब आपकी कुंडली में मारक और बाधक भाव इकट्ठे बैठे होंगे। और उसके साथ साथ आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष भी है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो घर के मुखिया को कहीं ना कहीं समस्या आएगी ही आएगी। ठीक है, कंसेप्ट मेरा समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैंसर होगा तो सभी को क्यों नहीं हुआ ना, पूरे के पूरे परिवार को क्यों नहीं हुआ? मेक सेंस, क्योंकि मैं भी बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं एकदम किसी की बात नहीं मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात की, किसी ने बोला कैंसर होता है, किसी ने बोला नहीं होता, फिर किसी ने बोला होता है, किसी ने नहीं बोला होता। अब ये चीज छोड़ देते हैं मेजॉरिटी ऑडियंस के ऊपर। मैं कहता हूँ क्या, सुनिए आप, उसका जिसको भी हेल्थ इशू है उसका रेडियो मुझे बोलिए कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मारक और बाधक बाकी होती है, तभी इसको कैंसर है। सर एक और चीज मुझे आपसे जवाब चाहिए। हर किसी की राय अलग अलग होती है, राइट? अब किस पे भरोसा करें और किस पे ना भरोसा करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। वास्तु एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे आप एक डॉक्टर बने हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, आपको MD करना पड़ेगा, आपको MS करना पड़ेगा, लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर बने हैं, इसके लिए आपने चाहिए किताब पढ़ी है कि आपने क्या किताब पढ़ी है, किसी को पता ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गुरुजी कौन है। मेरे गुरुजी वो हैं जिनको भारत सरकार से भारत का मार्कंडे मिला हुआ है। मार्कंडे अभी तक पूरी आज़ादी के बाद 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 4 लोग इस दुनिया में नहीं हैं। इसमें से एक सबसे बड़े जो मार्कंडे थे चंद्रा स्वामी जी थे, जो इंदिरा गांधी के तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर भी थे। आज जो मेरे गुरुजी हैं वो तांत्रिक यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धि प्राप्त हैं। आज उनके गुरुजी हैं, उनकी एज 120 प्लस है और आज भी उनके सारे के सारे दांत हैं। मेरे तीसरे गुरुजी हैं जो हैदराबाद के, जो मुस्लिम गुरु हैं, जिनको नॉलेज भारतीय जो अपने ऋषि हैं या जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे भी ज़्यादा है। वो किस जात से हैं? वो मुस्लिम से, लेकिन उनकी जो नॉलेज वो पकड़ बहुत अच्छी है। और जो मेरे चौथे गुरुजी हैं वह मुंबई से हैं, जो आज भी साइकिल पे काम करते हैं, साइकिल पे मार्केट जाते हैं, उन्हें पैसे से या यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है। तो ये नॉलेज वाले लोग आपने किससे सीखी है, इस पे डिपेंड करती है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने किसी से सीख ली और मैंने उसे काम कर लिया। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो वास्तु हम कर रहे हैं, जो वास्तु ग्रिड शक्ति चक्रा बनाया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत है। वो उस तरीके से वास्तु नहीं होना चाहिए। जो न्यूमरोलॉजी भारत में पढ़ाई जा रही है, जो लोशो ग्रिड कहा जा रहा है, वह लोशो ग्रिड भारत का है ही नहीं, वो चाइना का है और सब इसी को देख के बात कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि भारत की एस्ट्रोलॉजी क्या है, भारत की न्यूमरोलॉजी क्या है और भारत का विश्वकर्मा ग्रिड क्या है। मैं ये दोनों किताबें भी साथ में लेकर आया हूँ और इसमें वो ग्रिड साफ लिखी गई हैं और इसकी पूरी मेरे पास उसकी PPT भी तैयार है कि इसका ग्रिड कैसे बनता है। शक्ति चक्र से नहीं, विश्वकर्मा ग्रिड, जो वास्तु विश्वकर्मा में विश्वकर्मा जी ने ही बनाई है। पता है कमाल की बात यह है कि जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बिल्कुल आप चेंज कर रहे हो। मतलब जितने भी एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात करी, जैसे हमने बात की थी लोशो ग्रिड से रिलेटेड, इस पर आएंगे, पूरा डिटेल में चलेंगे। तो न्यूमरोलॉजी थोड़ी आसान होती है, नंबर से प्लस माइनस करके किसके साथ पार्टनर करना है वो सब एक सेंस बना के आसानी से कोई कर सकता, कोई भी जी। तो एक हमने पॉडकास्ट किया था, अच्छे व्यूज गए थे उस पर, वो लोशो ग्रिड के ऊपर थी, है ना। अब इसके ऊपर आते ही भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। पहले हमने पॉडकास्ट किया जिन्होंने बताया कि लोशो ग्रिड होती है, उसके बाद हमने एक पॉडकास्ट किया जिन्होंने बोला लोशो ग्रिड बकवास है। फिर अब मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड चेक हमने सब लोगों को करा है कि किसके पास जाना चाहिए, कौन ऑथेंटिक है, उसके बाद ही हम आपके पास आए हैं। अब लोशो ग्रिड के बारे में आप बताओ थोड़ा सा, न्यूमरोलॉजी के बारे में। देखिए मैं आपको अपनी PPT के बारे में के माध्यम से समझाना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोशो ग्रिड बकवास है। नंबर ये कितनी बड़ी साइंस है, इसके बारे में आपको मैं PPT के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। पहले आप ये बात समझिए कि आपने चाइना का मैप देखा है? देखा है। और इंडिया का मैप देखा है आपने? देखा है। इंडिया में हम जो कश्मीर है वो भारत के कौन से हिस्से में है? नॉर्थ साइड में। और हम भारत अपना हेड किसको मानता है? नॉर्थ को मानता है, कश्मीर को मानता है। और अपना जो पैर है वो कन्याकुमारी को मानता है, बोलता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और ऐसे ही आप चाइना का यदि आप मैप देखेंगे, यदि जो मैप आपको मैं अपनी स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूँ, कि चाइना अपना जो हेड है, भारत अपना हेड किसको मान रहा है? नॉर्थ को। और चाइना अपना हेड साउथ को मानता है। और लोशो ग्रिड आप देखेंगे तो लोशो ग्रिड में ऊपर क्या लिखा दिखा रहा है? साउथ दिखाया गया। जबकि भारत में तो जो मतलब कि उन्होंने हेड किसको माना? साउथ को माना। तो उसमें लोशो ग्रिड में भी ऊपर उन्होंने साउथ दिखा दिया और हमने उसी ग्रिड को अपने इंडिया में मान लिया। कैसे पॉसिबल है दोस्त? और दूसरा, लोशो ग्रिड जिसने ये लोशो ग्रिड बनाया वो कहाँ के हैं? चाइना के हैं। तो उन्होंने चाइना की जियोग्राफी के हिसाब से इसको बनाया, लेकिन ग्रंथ किसके थे? भारत के।
भारत के ग्रंथ कैसे थे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जब आपको मालूम होगा कि एक बार औरंगजेब ने भारतीय जितने भी शास्त्र थे वो सब उठाकर लेकर गया था, और भारतीय के जो नालंदा यूनिवर्सिटी में, वाराणसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ग्रंथों को उसने आग लगा दी थी। और जब वो ग्रंथ उठाकर लेके गया था तो वहां से जिसके पास ऐसा ग्रंथ आए, जैसा जिसको समझ में आई वैसे उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपको कैंडल लाइट डिनर के बारे में बताऊंगा, मैं आपको चाइना के स्विच वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको जो मुस्लिम समाज काला इलम काला जादू करता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये सब भारत के द्वारा लिखे गए हैं, भारत के द्वारा लिखे ग्रंथ है। उन्होंने अपना नाम चेंज किया, उन्होंने अपनी चीजें चेंज की, उसको अप्लाई कर दिया। जो ये भारत में आज पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर चल रहा है, आज आप सबको पता होगा कि कैलेंडर ईयर कौन सा है 2024। क्या आपको पता है कि हिंदू नववर्ष का कौन सा है? आज 99% जनता को ये नहीं पता कि भारत का आज विक्रम संवत ईयर कौन सा है। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। तो 2081 संवत कैसे बना? क्या 2081 पूर्व लोग नहीं जीते थे। एक विक्रमादित्य नाम के एक राजा हुए थे जिन्होंने 2081 वर्ष पूर्व जितने भी भारत में पहले पंचांग चलते थे, पहले कैलेंडर चलते थे, उन सबको इकट्ठा किया और एक कैलेंडर, एक संवत जारी कर दिया जिसे विक्रम संवत कहते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि साल में 360 दिन होते हैं वैसे तो उनके हिसाब से, लेकिन उस चक्रा को सेट करने के लिए उन्होंने बताया कि 5 दिन हमें एक्स्ट्रा इसमें और डालने पड़ेंगे। और उसके बाद हर चौथे साल एक अधिक मास भी आएगा जिसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। हर चौथे साल अधिक मास, आपने सुना होगा ना, भारत में भी आता है। हर चौथे साल उन्होंने बताया कि कौन सा महीना छोटा है, कौन सा महीना बड़ा है। उन्होंने बताया कि फरवरी का महीना छोटा है, कुछ महीने उन्होंने बड़े बताए, कुछ महीने 30 दिन के बताए, कुछ महीने 31 दिन के, ताकि उनके वो जो धरती का जो सर्किल है ना वो एक्चुअली पूरा गोल नहीं है, वो हल्का सा अंडाकार शेप में है। ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि पृथ्वी गोल नहीं है, 100% गोल नहीं है। पृथ्वी थोड़ी सी उसकी जो शेप है टिल्ट है हल्की सी, तो उसकी शेप के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इसको पूरा गोल करने के लिए मेरे को 5 दिन इसमें और डालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने 365 दिन बताए, जबकि जो चक्रा है वो 360 डिग्री का है। आप देखेंगे ना, जब चक्रा 360 डिग्री का है तो दिन कितने होने चाहिए थे? 360 ही तो होने चाहिए थे, लेकिन साल में दिन कितने होते हैं? 365। क्योंकि 5 दिन इसलिए डाले गए थे कि उसका बैलेंस नहीं बन रहा था। ये इसके पीछे यदि आप चाहेंगे ना, मैं आपको पूरी की पूरी 3 घंटे की अलग से अपने पॉडकास्ट करेंगे कि साल में 365 से बैठे हैं, आज पूरा डिस्कस करके जाएंगे आपसे। आज मैं आपको बहुत मेरे पास आज क्या बोलते हैं मटेरियल है, उस पर डिस्कस करेंगे। साल में 12 महीने क्यों होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं, एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, हफ्ते में 7 दिन में उनका नाम। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट समझिए कि उससे पहले जो वर्ल्ड में कैलेंडर चल रहे थे, वह मिस्र में चल रहा था, यूनान में चल रहा था, किसी ने 250 दिन बना रखे थे, किसी ने 300 दिन बना रखे थे। अब चेक कितने गूगल पे कि इससे पहले कैलेंडर कौन सा था, लेकिन उनको कोई सही रास्ता नहीं पता था कि एक्चुअल में दिन कितने होने चाहिए। तो उन्होंने भारतीय कैलेंडर को एज इट इज फॉलो कर दिया। 365 के 365 दिन। आप देखिए कि आज सोमवार को सोमवार कहा जाता है, मंगलवार को मंगलवार, 7 दिन 7 वार वही का वही कैलेंडर 57 साल के बाद जारी किया। 2000 कैसे चलता है संवत, और न्यू ईयर कौन सा है जो इंग्लिश कैलेंडर है 2081 है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि छुट्टी संडे की नहीं होनी चाहिए। भारतीय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार छुट्टी कब होनी चाहिए? सैटरडे की होनी चाहिए। और एक कंट्री ऐसा है पूरे विश्व में जहाँ छुट्टी संडे की बजाय शनिवार को होती है, बताइए आपको मालूम है? नेपाल। अच्छा, आप यहाँ पे किसी के पास कोई नेपाली वर्कर काम कर रहा हो तो आप पूछ लीजिए उसको, वो आज भी जनवरी फरवरी नहीं कहता है, वो आज भी आषाढ़ मास ये कहता है। वो तिथियों से काम करते हैं, वो जनवरी फरवरी से काम नहीं करते हैं। आज भारतीय से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नेपाल में मानी जाती है, और नेपाल को हिंदू राष्ट्र भी कहा गया था। और मेरे ये पॉडकास्ट देखे नेपाल के राजा ने मुझे बुलाया और मुझसे समझा कि क्यों हमारे यहाँ भी सैटरडे को छुट्टी होती है। हमारे यहाँ होती तो है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक हमें भी नहीं पता था। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों शनिवार सबसे बूढ़ा ग्रह है, सबसे आलसी ग्रह है, और हम संडे को छोले भटूरे खा रहे हैं, जबकि भटूरे कब खाने चाहिए? शनिवार को। संडे तो डिटॉक्सिफिकेशन का दिन है, संडे तो काम करने का दिन है, संडे तो सूर्य का दिन है, संडे तो सरकार का दिन है। और हम उस दिन हम अल्कोहल पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, लेट जाग रहे हैं, जबकि संडे को ये काम नहीं। ये सब काम कब होते हैं? शनिवार को होते हैं। शुक्रवार फंडे का दिन है, मौज मस्ती करने का दिन है। शुक्रवार को मौज मस्ती करो, सैटरडे को आराम करो, और संडे को दोबारा से काम करो। तो ये पूरा एक लॉजिक है दोस्त। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, तो अभी जो भारत में लोशो ग्रिड पढ़ाया जा रहा है, आप सभी ने 1 2 3 4 के माध्यम से सुन लिया होगा, लेकिन हर तिथि का आप जितने भी इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उसमें से कितने एस्ट्रोलॉजर हैं? कम है। बताइए, कम क्या है ही नहीं है सर। 90% जितने भी, मैं एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे चैनल के माध्यम से, जो कह रहे हैं कि मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या उन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की कोशिश की? अरे भैया, न्यूमरोलॉजी का जन्मदाता कौन है? कीरो ने न्यूमरोलॉजी लिखी। तो मैं बताना चाहता हूँ कीरो कौन थे? क्या इंडियन भारतीय ऋषि थे?
क्या उनको भारतीय एस्ट्रोलॉजी की समझ थी? अरे कीरो भारत में आए थे ये देखने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, उनको समझ में नहीं आई और उन्होंने न्यूमरोलॉजी लिख दी और न्यूमरोलॉजी की वह किताब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, जिसमें उन्होंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या कमियां की, किसी ने उसको बताया नहीं। मैंने अपने गुरुजी के साथ मिलकर आज एक नई न्यूमरोलॉजी लिखी है, भारत की न्यूमरोलॉजी लिखी है, भारत की ऋषियों की न्यूमरोलॉजी लिखी है। आज मैं आपके बारे में बताऊंगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ 14 बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी, आप पहली बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसी प्रेडिक्शन करूंगा, यदि ऐसी प्रेडिक्शन पहले किसी ने की हो तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। बताइए आप, 14 का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब सूर्य और 4 का मतलब राहु। तो सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। सूर्य को ग्रहण राहु लगाता है या फिर केतु लगाता है। जैसे ही 14 डेट ऑफ बर्थ आ गई तो इसका मतलब सूर्य का मतलब सूर्य को ग्रहण लग गया। तो आप जैसे ही ब्राइट सन में जाएंगे, तेज धूप में जाएंगे, आपको इचिंग शुरू हो जाएगी, आपकी नक्सीर फूट सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी यहाँ पे 14 की डेट ऑफ बर्थ वाले हैं सभी कमेंट लीजिए आप। सर मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूंगा जी। मैं आपको एक और शो पे बुलाना चाहूंगा जहाँ पे एक इंसान है जो लोशो ग्रिड के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस के बारे में बात करता है, उनके साथ आप डिबेट करेंगे? 100% श्योर हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ आप एक छोड़िए, आप मेरे पास 100 एस्ट्रोलॉजर सामने लेकर आइए, 100 न्यूमरोलॉजी लेकर आइए, हम सबके सामने बात करेंगे। मैं क्यों नहीं श्योर हूँ? मैं ये कहता हूँ जो ये लोशो ग्रिड पढ़ाया जा रहा है ये 100% गलत है। ये भारत का लोशो ग्रिड है ही नहीं है, ये चाइना का लोशो ग्रिड है, ये भारत के ऊपर काम ही नहीं करता। आप एक बात बताइए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 618 है, ये बोला जाता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 618 है वह मेरे हिसाब से माइंड प्लेन है। आप देखिए अपने अपने डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 618 है और जैसे ही कोई किताब खोलेंगे तो सबसे पहले उनका ध्यान वहीं जाएगा जहां भी गलती होगी। तो मैं ओपनली कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप चैलेंज कीजिए, बुलाना। अब जरा 618 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है आप चेक कीजिए, क्योंकि वो माइंड प्लेन है, उनकी याददाश्त बहुत तेज है, वो एक बार किसी को देख लेते हैं भूलते नहीं है। जबकि इंडियन में जो भी न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो ये बोलते हैं कि 492 माइंड प्लेन है, जबकि बिल्कुल 492 माइंड प्लेन है ही नहीं है। आप चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, जो लोशो ग्रिड आप बताने वाले हैं उसके हिसाब से समझते हैं क्या क्या सारी चीजें और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर चले। बिल्कुल चलते हैं, 100% चलते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये दो सबसे पहले पूछा, न्यूमरोलॉजी में क्या लिया जाता है? ग्रह। ग्रह से बड़े राशियां हैं और राशि से बड़े क्या हैं? नक्षत्र हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक MBBS किया है तो इसका मतलब आपने सिर्फ ग्रहों की नॉलेज ली है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की जा रही है? ग्रहों के बारे में तो बात की जा रही है ना, राशियों के बारे में तो बात की नहीं जा रही है। तो यदि आपको राशियों की भी नॉलेज है इसका मतलब आपने MD कर ली है, और यदि आपको नक्षत्र की भी नॉलेज आ गई तो इसका मतलब आपने DM कर ली है। तो आप किसी एज ए डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे तो आप किसको दिखाना चाहेंगे? MBBS को, MD को या DM को? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिसकी सबसे टॉप डिग्री होगी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। DM का, जिसने माइनर लेवल पे किया जाएगा। क्योंकि जब ग्रहों की बात करते हैं तो एक ग्रह के पास 2 राशियां होती हैं और किसी ग्रह के पास एक भी राशि नहीं है और किसी ग्रह के पास एक ही राशि है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्यों सूर्य चंद्र के पास एक राशि है और राहु केतु के पास एक भी राशि नहीं है, और क्यों बाकी ग्रहों के पास 2 राशि है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा बोथ आर क्रिएटर्स, इनको माता पिता का दर्जा दिया गया है। सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है। सूर्य को पिता कहा गया है, चंद्रमा को माता कहा गया है। और जो बाकी के 5 प्लैनेट्स हैं इन्हें एग्जीक्यूटर कहा गया है, और राहु केतु को ना क्रिएटर कहा गया है ना एग्जीक्यूटर कहा गया है। इन्हें कहा गया है कि ये जहां पर बैठ जाएंगे या तो ये एक्सपेंड कर देंगे या सामने वाले को खत्म कर देंगे। राहु केतु ना, तो आप देखिए जितने भी 7 दिन हैं कोई भी दिन राहु केतु के नाम से नहीं है, राहु केतु के पास कोई भी राशि नहीं है। तो राहु केतु की बहुत बड़ी लॉजिक है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। और क्यों राहु केतु ही सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं? क्योंकि यह वही राक्षस था जिसको सूर्य और चंद्रमा ने पहचाना था और जिसको विष्णु जी ने अपनी गर्दन से काटा था। तब सूर्य और केतु ने क्या कहा था कि सूर्य और चंद्रमा तुमने मेरे को मरवाया है, तुमने मेरी गर्दन काटी है, लेकिन अब तुम देखना तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन कटी है तो तुम्हें ग्रहण मैं ही लगवाऊंगा। तो सूर्य और राहु और केतु को इतनी दूर विष्णु जी के चक्कर से गिरे थे, एक पूर्व में गिरा एक पश्चिम में गिरा, तो दोनों एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद से सूर्य और केतु, सूर्य और चंद्रमा को 2 ही ग्रहण लगाते हैं, राहु और केतु। आज भी सूर्य और चंद्रमा किसी से डरते हैं तो 2 ही ग्रह हैं सर, राहु और केतु। ठीक है, अब ये जो ग्रिड है, ग्रिड के हिसाब से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं यहाँ से जी, और जानते हैं कि लोशो ग्रिड किस तरीके से रहेगा। क्योंकि एक पॉडकास्ट में मैंने लोशो ग्रिड के बारे में बात करी थी, ठीक है, और वो शायद चाइना के हिसाब से था, चाइना के हिसाब से ही था ना। अब हम भारत के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि भारत के हिसाब से जो लोशो ग्रिड है वो कैसे इस्तेमाल होती है। महाराज तुम बता दो अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 नवंबर 1999।
एक मुझे पेपर पेन दीजिए। 3 नवंबर 1999। आपका ही पेपर पेन दीजिए। जी बिल्कुल लीजिए, एक सेकंड में पलट दो पेज, लीजिए। एक हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक ने मुझे बोला कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1999। तो मैं बात करता हूँ तो लोशो ग्रिड की जो भारत का लोशो ग्रिड है ये कैसे बनेगा। अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। 100% सर। सबसे आप ये बताइए ना कि वास्तु बिना डेट ऑफ बर्थ के नहीं हो सकता है। नंबर्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि कैसे है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, जितने भी मैंने लोगों को ये बताया कि 14 डेट ऑफ बर्थ की डेट ऑफ बर्थ में क्या होना चाहिए, आप अपना चेक कीजिए आपके पास। क्योंकि आज हम लोग एसी से निकलते ही नहीं है। हो सकता है कि ब्राइट सन में आप जाते ही नहीं हो। आप जाकर देखिए ब्राइट सन में 1 घंटा खड़े होकर देखिए, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आपको स्किन इशू आने लग जाएंगे, आपकी नक्सीर फूट सकती है, आपको आंखों में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ऐसे में हम सबसे बड़ी रेमेडी कह देते हैं कि जब भी आप ब्राइट सन में जाएं तो अपने सर को ढक के जाएं, अपनी आंखों में काला चश्मा लगा के जाएं, आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ये इस युति के दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं ये मान सकता हूँ ना, जितने न्यूमरोलॉजर्स हैं, खाली न्यूमरोलॉजर है, वास्तु वाले लोग हैं, जो खाली वास्तु वाले हैं, हाँ खाली वास्तु वाले लोग हैं, तो उनके पास आधा अधूरा ज्ञान है। 10% ज्ञान। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी है, जिसमें मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में जो आप 9 ग्रहों की बात करते हैं, 9 ग्रह कहाँ से है? आप अपने घर से लेकर आए हैं क्या? ये जो ग्रह हैं ये एस्ट्रोलॉजी से दिए हैं, और आपने एस्ट्रोलॉजी की आपको नॉलेज नहीं है, और आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे को न्यूमरोलॉजी आती है और मैं सामने वाले का भविष्य चेंज कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए। और ग्रहों से बड़ा क्या है? राशियां। और राशियों से बड़ा क्या है? नक्षत्र। और आपको आज आपको एक और मैं बताता हूँ कि आपने 108 की माला करते हैं आप लोग, आपने सुन 108 की माला ही क्यों होती है? क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण हैं। 27 को 4 से गुना कीजिए, 108। तो जब से आप 108 की माला करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, आपने पूरे ग्रह नक्षत्रों की भ्रमण कर लिया। मैं आपको एक बात लॉजिक से बताऊंगा दोस्त। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि राहु काल को राहु काल क्यों कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं। आज बहुत सारा मेरे पास और भी काम है, इसमें मुझे बात करनी है। जैसे इसने उन्होंने बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 है, 11199। अब देखिए 3 2 9 9 9 18 19 3 4 5 6 9 15 9 24 9 33 6। अब इनके पास अर्थ एलिमेंट नहीं है। अब इनके पास देखा जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की न्यूमरोलॉजी के अनुसार अभी आप इसको कैसे दिखाएंगे मुझे मालूम नहीं है। 1-1 नंबर ऊपर आ रहा है, जबकि चाइना की न्यूमरोलॉजी में 1-1 नंबर कहाँ पे आ रहा है? नीचे। और 1 नंबर को कौन सा नंबर कहा जाता है? कम्युनिकेशन का, हाँ, बोलने का, सूर्य का अथॉरिटी, सूर्य का अथॉरिटी का। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारी इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नॉर्थ ऊपर आ रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ नीचे आ रहा है? मुझे आप पहले जियोग्राफिकली बताइए। नॉर्थ चाइना में नीचे है और इंडिया में ऊपर है। तो ये अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो साउथ को अपना हेड मानता है, हेड नॉर्थ भी वहां पे ऊपर है। ठीक है, आप ये समझिए मैं कहने का चाहता हूँ कि भारत नॉर्थ को अपना हेड मानता है और चाइना किसको हेड मानता है? चाइना साउथ को अपना हेड मानता है। ठीक है, जियोग्राफिकली नॉर्थ भी उनका ही ऊपर है, लेकिन वो हेड किसको मानता है? वो अपना साउथ को मानता है। ठीक है, और जितने भी एशिया के बाकी कंट्री हैं वो सब लोग अपने हेड किसको मानते हैं? नॉर्थ को मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाइना को छोड़ के। इसके पीछे भी पूरी जियोग्राफिकल स्टेटस है कि वो साउथ को ही अपना हेड क्यों मानता है। आप इसके बारे में गूगल में भी दे सकते हैं। तो जैसे इसके बारे में बात करता हूँ तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में यदि मैं बात करूँ तो 6 और 1 माइंड प्लेन में आ गया है, 7 हो गया। नहीं वो बात नहीं मैं कह रहा। और इसका फर्क क्या पड़ रहा है? इनके पास कौन सा एलिमेंट नहीं है? इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 अर्थ एलिमेंट नहीं है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 अर्थ एलिमेंट नहीं होता उनके पास जमीन का सुख नहीं होता है। यहाँ तो यदि वो ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे तो उनके घर में बेसमेंट होगा, यदि वो ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे, या फिर वो उनकी लाइफ में मैक्सिमम लाइफ में ये योग होगा कि वो हमेशा फ्लैट में रहें या हवा में रहें। क्योंकि 2 5 8 तो है ही नहीं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 नहीं है उनकी हड्डियां कमजोर रह सकती हैं, कोई अर्थ एलिमेंट नहीं है। उनकी जो टोल बेन है, टोल बोन नहीं होती अपने लास्ट का, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। उनके पास हमारी इंद्री जो नोज इंद्री है, जो 5 इंद्रियां होती हैं उसमें जो स्मेल की इंद्री है वो अर्थ एलिमेंट्स दिख जाती है। तो इनके अंदर इनके फैमिली में किसी न किसी को सूंघने की जो नाक की प्रॉब्लम भी रह सकती है, नाक पे नक्सीर फोड़ना, नोज में नाक में प्रॉब्लम होना, ऐसा भी हो सकता है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है।
नाक की प्रॉब्लम, स्मेल की प्रॉब्लम, स्मेल नहीं लेना, स्मेल नहीं आना, ऐसा भी 100% उनको मिलेगा ही मिलेगा। यदि आज नहीं है, ये अपनी दादा तक की फैमिली को देखें, अपनी इमीडिएट फैमिली को नहीं, जिसमें मान लीजिए कि आप, मैं, अपने बच्चे हैं, इनको नहीं, आपको अपने दादा तक की फैमिली को देखना है। आपके घर में किसी न किसी की नक्सील हो सकती है, आपके घर में किसी न किसी को सूंघने की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक बहना बार बार, ये जुकाम होना, ऐसा भी आपकी कुंडली में के घर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम सबको, सारी प्रॉब्लम को खुद को भी फेस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। जैसे एक आदमी जब तक बार बार यूँ करता रहता है, ऐसे इनका नाक इनका बार बार यूँ करेगा, थोड़ी सी सर्दी होगी इनको जुकाम लगने की आदत, जुकाम लग सकता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में मैं 3 की बात करता हूँ। इनका जो मूलांक है 3 है और इनका भाग्यांक 6 है। आपको जितने भी इंडिया के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सब ये कहेंगे कि ये दोनों दुश्मन है। तो गुरु शुक्र आपस में क्या है, शत्रु है। ये बोलो ना 36 का आंकड़ा बोला कि नहीं बोला जाता, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा गुरु शुक्र आपस में शत्रु हैं जब दोनों एक ही घर में एक ही कमरे में बैठ जाएं। यदि गुरु शुक्र आपस में परम मित्र हैं जब दोनों अलग अलग हों। इनका मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो ये चाहते हैं। और जिनका मूलांक 3 है और जिनका भाग्यांक 6 है, या जिनका भाग्यांक मूलांक 6 है भाग्यांक 3 है, उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, आई एम द बेस्ट, मुझे को समझाए मत, मुझे को समझाने की कोशिश ना करें, मुझे सब कुछ पता है। और वो कहीं ना कहीं उनकी ग्रैबिंग पावर भी लोगों से बहुत ज़्यादा तेज होती है और वो जल्दी लोगों के मुकाबले जल्दी सीखते हैं, जल्दी ग्रैब करते हैं, जल्दी नॉलेज करते हैं। क्योंकि 2 ही तो गुरु हैं, एक राजाओं का है, एक देवताओं का है, एक दानवों का है। दोनों के दोनों गुरु इनके पास में हैं। तो ऐसे लोगों की ग्रैबिंग पावर, नॉलेज पावर लोगों से कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। और मैं बात करूँ तो इनके पास 8 नंबर भी नहीं है, 5 नंबर भी, 2 नंबर भी नहीं है। ऐसे लोगों के पास पैसे की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है। ऐसे के लोग पैसे को मिसमैनेजमेंट, पैसे को संभाल नहीं पाते हैं। पैसा आ भी जाए तो भी इनका पैसा इनके पास रुकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को पैसे की मैनेजमेंट खुद नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को पैसे की मैनेजमेंट किसी और से करवानी चाहिए। एक बात बताइए, जैसे न्यूमरोलॉजी है, किसी के पास कोई नंबर नहीं, किसी के पास कोई नंबर नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मेरे 5 नंबर आ गया तो मेरे पास जो नंबर नहीं है कि उस डेट ऑफ बर्थ का जो टीम मेंबर है वो रख लूँ तो मैं उससे वो चीज़ें हो सकती है? 100% आ जाता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी होगी और आपके पास वो नंबर नहीं है और आपकी वाइफ वो नंबर लेकर आ गई है, आपकी फैमिली के वालों के पास वो नंबर है, तो आपको उसके नंबर की पावर मिलेगी, आपकी टीम मेंबर की वो पावर मिलेगी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मेरी टीम में एक्चुअली में देखा जाए तो सारे नंबर हैं। तो ये सारे नंबर हैं तो कहीं ना कहीं वो टीम आपको ग्रो करेगी, आपको आगे लेके जाएगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अगर जैसे कोई नंबर नहीं है, किसी के पास कोई नंबर, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या अगर वो वाहन का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, वो चल सकता है, नहीं चल सकता? देखिए, वाहन का नंबर, गाड़ी का नंबर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो वाहन के नंबर है, जो अच्छे नंबर फोन पे लेके जाना चाहिए। 1 3 5 6 1 3 5 6 ये इन टोटल 6, ठीक है। लेकिन वो नंबर आपके मूलांक का दुश्मन नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर है तो आपका कोई भी नंबर दुश्मन नहीं है, तो आप 1 3 5 6 में से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। इसमें ही है मेरी गाड़ी का नंबर 1। तो आपकी गाड़ी का नंबर 1 है तो गाड़ी आपकी अच्छी है। और यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 है, 8 मूलांक है, तो वो अपने गाड़ी का जो टोटल नंबर है वो 1 ना रखे। और यदि किसी का मूलांक 1 है तो अपनी गाड़ी का नंबर 8 ना रखे। और यदि किसी की मूलांक 1 है तो अपने घर का नंबर 8 ना रखे। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है और उसका घर का नंबर 8 है तो उसके लिए लक्की साबित होगा। और ये नंबर कैसा है? बहुत अच्छा नंबर है। 000। मेरे जितने भी मोबाइल नंबर है, मेरे जितने भी गाड़ी का नंबर सब, हाँ, मेरा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, मेरे पास 3 मोबाइल हैं, सबका तो सबसे अच्छा नंबर है। क्योंकि शुक्र, गुरु और शुक्र का आपका यदि डेट ऑफ बर्थ 3 है, मैं नहीं कहना चाहूँगा आप अपना मोबाइल नंबर 6 पे लेके जाइए। आप अपना गाड़ी का नंबर 6 पे लेके जाइए और देखिए वह गाड़ी और वह मोबाइल आपके लिए कैसे लग्जरी लेकर आते हैं। इसके पीछे भी पूरी साइंस है, गाड़ी, फोन नंबर, पूरी साइंस है सर। ये नंबर्स कैसे काम करते हैं मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप जितने भी भारत में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि नेम नंबर की पावर को 1 3 5 6 पे लेके चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यदि किसी का मूलांक 4 है तो अपने नेम नंबर को 7 पे लेके जाए, और किसी का मूलांक 7 है तो अपने नेम नंबर को 4 पे लेके जाए, और फिर दुनिया में चमत्कार देखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरी साइंस है। यदि आपने एस्ट्रोलॉजी, आपने खाली न्यूमरोलॉजी पढ़ी, वो तो MBBS है, वो तो उसके बारे में तो आपने समझा ही नहीं है कि उसकी राशि क्या है, उसके नक्षत्र क्या है, और आप कह रहे हो कि न्यूमरोलॉजी सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी तो 10% विद्या है सर। आप उससे अपना भविष्य, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ये बताएं कि पेट्रोल पंप किसका काम है, कोरियर का काम किसका काम है, स्क्रैप का काम कौन से ग्रह का काम है, माइनिंग का काम कौन से ग्रह का काम है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कौन से ग्रह से देखी जाती है, कॉर्नर का प्लॉट कौन से ग्रह से देखा जाता है, जो
हेल्थ डिपार्टमेंट है वह कौन से, नेचुरोपैथी कौन से ग्रह का काम है? आप मुझे कोई भी नाम लीजिए, एक भी ग्रह का नाम लीजिए, बैंकिंग सेक्टर कौन से ग्रह का काम है? जितने भी ने मुझे पूछी, यदि आपने वो काम कर लिया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में लिखा है तो आपका भाग्य आपके काम पे आके खड़ा हो जाएगा, आप कर्मों के साथ में आकर खड़ा हो जाएगा और आप एक और एक 11 बन जाएंगे। और फिर देखेंगे रास्ते भी आपके होंगे, मंजिलें भी आपकी होंगी, और वहाँ पे कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको जल्दी एक और शो पे इनवाइट करूंगा, और जो आपके सामने रहेंगे वो भी एक महारथी है, 30 साल के आसपास, 25-30 साल के आसपास, उन्हें भी एक्सपीरियंस है। मेरे को 30 साल का तो नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस तो 2 साल का तो मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, और 6 साल से मैंने इसको सीखी है। लेकिन मैं इसको दावा करता हूँ कि आप महारथी को लेकर आइए तो फिर बात करेंगे। एक सवाल है मेरा, जैसे पेट्रोल पंप है, ये किसका काम है? बहुत सारे लोगों को ये पता रहता है, जैसे शनि का हो गया। इवन चलो सोशल मीडिया ले लेते हैं, सोशल मीडिया किसका काम है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने कहा, और आपने यहाँ पे जितने भी महारथी यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल पंप का काम शनि का काम है, जबकि पेट्रोल पंप का काम शनि का काम नहीं है। शनि को, ऑयल को शनि ग्रह से देखा जाता है। कौन सा ऑयल? जो किसी चीज से पिसकर बनता है, जैसे बादाम का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ऐसे कोई भी वस्तु से जब कोई चीज पिसकर बनती है तो क्या बन गई? शनि बन गई। तो तेल का काम, किसी भी चीज की ऑयल का काम किसका काम है? शनि ग्रह का काम है। लेकिन पेट्रोल पंप क्या किसी को पिसकर बना? जो पेट्रोल का ऑयल है, आप ऑयल कहते हैं, वो क्या किसी से पिसकर बना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो नेचुरल बना है। जो कच्चा तेल है जमीन के नीचे से निकलता है, और वह किसी भी ग्रह का काम नहीं है, वह राशि का काम है। पेट्रोल पंप का काम हुआ, माइनिंग का काम हुआ, जो एलपीजी सिलेंडर्स, या जितने भी जमीन के नीचे का जो ऑयल है वह वृश्चिक राशि का काम है। ये जो मंगल की 2 राशियां होती हैं, पहली राशि मेष है और दूसरी राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि है। मैं आपको एग्जांपल से और बताना चाहूंगा कि हमारे कुंडली में जो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि 4 तरीके की राशियां होती हैं, जलीय राशि, वायु की राशि, अग्नि राशि और पृथ्वी की राशि। तो जल की जो राशियां हैं वह 3 राशियां हैं। इसमें कर्क राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है और मीन राशि आती है। और कर्क राशि से कौन सा पानी? जल राशि है ना, जल राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब क्या? पीने वाला पानी। जितनी भी नहरें हैं जो एक छोर से शुरू होती हैं और जाके मिलती कहाँ है? सागर में जाकर मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो राशि कौन सी है? कर्क राशि। चाहे वो गंगा जी हैं, चाहे यमुना जी हैं, चाहे वो कोई भी चलता हुआ पानी है, नदी है, वह सब कर्क राशि है। और जो जमीन के नीचे का पानी है, जो कच्चा तेल है या कुआं है, जैसे अपने ना कुएं का पानी, सबमर्सिबल का पानी है, वह सब कौन सा है? वह सब वृश्चिक राशि देखा जाता है। तो जिस भी कंट्रीज में जमीन के अंदर के कुएं हैं, वहां की जियोग्राफिकली वहां पर वृश्चिक राशि आती है। आपने कभी सुना है ऐसा? मैं आपको बताऊंगा। आप वर्ड का वो लेकर आइए, मैप लेकर आइए, और पूरे मैप की कुंडली बनाएंगे। आप देखेंगे जहां जहां पर कच्चे तेल में कुंडली निकलती है, और जिस कंट्री में कच्चा तेल निकल रहा है वहां पे भी उस कंट्री की वृश्चिक राशि आती है। और मैप को, पूरे मैप को आप वर्ड मैप को लगा दीजिए, वहां पे वृश्चिक राशि आती है। तो वहां पे कच्चा तेल को किसे देखा जाता है? पेट्रोल पंप का कार्य वृश्चिक राशि का काम है, किसी ग्रह का काम नहीं है। मैंने अभी आपको पीछे क्या कहा था? ग्रहों से पावरफुल क्या है? राशियां हैं। और जो मीन राशि है, इसे समुद्र का पानी कहा जाता है। इसे रुका हुआ पानी कहा गया है। तालाब है, समुद्र है, आपके समुद्र चलता हुआ पानी का रुका हुआ पानी है? क्या है? चलता हुआ रुका हुआ पानी है सर। चलता तो रहता है। आप देखिए ना कि उसका एक छोर है, एक दूसरा छोर है, उसी के अंदर तो चल रहा है वो, जबकि नदी का एक छोर है और दूसरा छोर है ही नहीं है ना। अगर देखा जाए तो नदी बह के समुद्र में आ रही है, समुद्र में आ रही है। समुद्र बह के कहाँ जा रहा है? वो इवेपोरेट होके कहाँ जा रहा है? बादल बन रहे हैं। सर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। समुद्र चलता हुआ पानी नहीं है, तालाब हुआ, लेक हुई, ये सब रुका हुआ पानी है। तालाब लेक भी रुका पानी ना। बताओ ना मुझे को, तालाब कहाँ चलता पानी है? लेक कहाँ चलता पानी है? गंगा बह रही है, गंगा बह रही चलता पानी है, वो कर्क राशि। जो नीचे कुएं का पानी है वो क्या है? वृश्चिक राशि। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त। इसी प्रकार से 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, शुभ अग्नि, अशुभ अग्नि, और एक ऐसी अग्नि जो किसी के काम की नहीं है। एक ऐसी प्रकार से 3 प्रकार की हवा होती है। इसी प्रकार से 3 प्रकार की धरती होती है। एक पहाड़ों की धरती, एक हरी भरी धरती, और एक बंजर धरती। कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको भी होगी है, बात समझिए। इसी प्रकार से 3 धरतियां होती हैं और इनके उपाय भी अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से हर ग्रह के जानवर हैं, हर ग्रह के पौधे हैं, हर राशि के पौधे हैं, हर नक्षत्र के पौधे हैं, हर नक्षत्र के अपने अपने देवी देवता हैं, हर राशि की उन्होंने अपने अपने भागों में डिवाइड कर लिया। आपकी समस्या का हल कैसे होगा? जब आप अपने राशि, अपने नक्षत्र, अपने ग्रह के अनुसार उस देवी देवता को मनाओगे। आप शंकर जी को मनाओ, आप लक्ष्मी जी को मनाओ, आप माँ पार्वती को मनाओ। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन आप किसकी संतान हो ये तो आपको पता होना चाहिए ना। आज मैंने आपको बताया कि आप किसकी संतान है,
अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी आपके, अश्विनी कुमार जी मेरे भी, मैं उनकी संतान हूँ, वो मेरे अति मित्र देवता है। आज मैं किसी समस्या में होता हूँ तो मेरे को अश्विनी कुमार जी के पास जाना है। हो सकता है कि शंकर जी से पहले भी अश्विनी कुमार जी मेरे पास आए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अक्टूबर 1981। 15 अक्टूबर, ठीक है। मेरा ध्यान ना आपकी रिंग पे जा रहा है, आपकी वॉच पे जा रहा है। जी जी। सो थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या आपने पहना हुआ। आपकी वॉच कौन सी है? मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। एक्चुअली में ये फ्रांस की हैंडमेड मुगनायर ब्रांड की घड़ी है, जो बहुत रेयर मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये मेरे एक जातक हैं, उनका कोई काम हो गया था, तब उन्होंने मुझे इसको गिफ्ट किया था। ये फ्रांस की हैंडमेड घड़ी है, मुगनायर ब्रांड की आती है। जो मैंने ये जो ओपल पहन रखा है, ये शुक्र ओपल पहन रखा है, ये मैंने कोरल पहन रखा है, ये सूर्य और ये मरकरी। आपको जो भी नग पहने जाते हैं, अभी तक भारत में बोला जाता है कि पंचम ग्रह का नग पहना दो, नवम ग्रह का नग पहना दो। मैं कहता हूँ नहीं पहना दो। हो सकता है पंचम ग्रह में शनि बैठा हो और सूर्य की राशि में बैठा हो, मेष की राशि में बैठा हो, तो शनि आपको पितृदोष लग गया और आपने पंचम ग्रह के मालिक का क्या पहन लिया, नग पहन लिया, तो आपकी तो लाइफ खराब हो जाएगी। और ये ऐसा भी होता है कि कौन सी उंगली में क्या पहनना है? हाँ, कौन सी उंगली में क्या पहनना है, ये आपको मित्र ग्रह की कुंडली में। मेरे को ये मैं कोरल है, इसको मैंने गुरु की उंगली में पहन रखा है। और मेरे को 90% एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, सर आप लोग सामने बैठे हैं, तो मुझे क्या बोलते हैं कि आपने गुरु की उंगली में क्यों पहना है, सूर्य की उंगली में पहना। क्योंकि ये मिथ है कि कोरल हमेशा सूर्य की उंगली में पहना जाएगा। सूर्य और गुरु और मंगल की तीनों की क्या है, तिकड़ी है। ये तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने रूबी को सूर्य की उंगली में पहना और गुरु को मंगल की राशि में पहना। ये तीनों की तिकड़ी है। आप चाहे मूंगा को आप चाहे सूर्य की उंगली में पहन लीजिए, मूंगे को आप चाहे गुरु की उंगली में पहन लीजिए। ऐसी 3 ग्रहों की तिकड़ी है जो विरोधी प्लेनेट हैं, बुध शुक्र और शनि, इनकी तीनों की तिकड़ी है। ये तीनों इकट्ठे बैठे, जहाँ पर तीनों इकट्ठे हो जाते हैं वो सामने वाले को माला माल कर देंगे, वो खराब बैठे हैं सामने वाले को बर्बाद कर देंगे। श्योर। घड़ी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे घड़ियों का शौक है। आप बताइए घड़ी कैसी पहननी चाहिए, गोल्ड सिल्वर किस तरीके की पहननी? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, घड़ी हमेशा गोल्ड और सिल्वर पहननी चाहिए। ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक समझे, हर बात को लॉजिक समझते हैं। आपकी शादी हुई कि नहीं? नहीं। आप देखेंगे कि पुरानी शादियों में जिसकी भी शादी हो चुकी है तो घड़ी वहां पर हमेशा घड़ी का एक जोड़ा दिया जाता था हस्बैंड और वाइफ को, मतलब बच्चे बच्ची को। वो घड़ी का कलर कौन सा होता था? गोल्ड और सिल्वर। आप तो समझिए कि हमारी कुंडली में जो 6 और 7 नंबर है, ये मेटल एलिमेंट देखा जाता है। यदि आपके पास मेटल एलिमेंट है तभी भी और मेटल एलिमेंट नहीं है तभी भी, ये माना जाता है कि आपको हमेशा स्पेस एलिमेंट की पावर मिले। तो यदि आप चाहते हो कि आपको स्पेस एलिमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तभी भी और नहीं है तभी भी, घड़ी आपको हमेशा गोल्डन और सिल्वर ही पहनना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर नंबर रोमन नंबर है, अंदर नंबर 1 2 3 के नंबर है। लोग अक्सर पता नहीं कहाँ से मिथ लेकर आ रहे हैं कि नंबर, हमारे शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा। तो लिखा है तो मुझे इसके बारे में बता दीजिए कि रोमन नंबर होने चाहिए, 1 2 3 नंबर होने चाहिए। घड़ी हमेशा सिल्वर और गोल्डन की होनी चाहिए, क्योंकि ये मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका गुरु और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों को आप पहनिए, देखेंगे आपको गोल्डन टाइम आपका शुरू। और मैंने सुना है कि जो इसका स्ट्रैप होता है वो मेटल का होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है, रबर का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, मैं कहता रहा हूँ आपको। अभी ये तो कह रहा है कि ये आपको गोल्डन सिल्वर का होना चाहिए और ये मेटल का होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें तो एक साइंस है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चाहे किसी न्यूमरोलॉजी को इतनी है, लेकिन उसने उसमें अपनी बात हासिल कर रखी है। और मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज न्यूमरोलॉजी उनकी वजह से उनका नाम है। लेकिन मेरी उनसे बस एक ही शिकायत है कि वो पिछले 24 साल से पढ़ा रहे हैं, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आज आप उनसे पूछिए कि किसी का जन्म 28 को हुआ है तो क्या उनके पास कोई आंसर ही नहीं है। आप उनसे पूछिए कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार आ जाए, आप उसकी पावर को कैसे कम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि यदि आप मेरे को लोग हैं तो उनके पास कोई आंसर नहीं है कि 9 नंबर ज्यादा बार आ जाए तो कैसे कम कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे कम। 9 नंबर ज्यादा बार आएंगे तो कौन सा एलिमेंट हो गया? फायर एलिमेंट। जैसे मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ देख रहा था तो इनके पास 9 नंबर 3 बार आ रहा है जी। तो अब आपको 9 नंबर की पावर को कम करना है तो कैसे करेंगे? नहीं पता ना। तो 9 नंबर क्या फायर एलिमेंट है, और फायर एलिमेंट की पावर को कौन कम करता है? अर्थ एलिमेंट कम करता है, उसके आगे वाला एलिमेंट कम करता है। यदि इनको येलो कपड़े पहना दिए जाए, इनके माथे पे येलो रंग का तिलक लगा दिया जाए, इनके हाथ में 3 इनके अंदर आई एम द बेस्ट एटीट्यूड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मानेंगे या नहीं मानेंगे आप भी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बातें बताई है, एक बात इसमें से गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि सब लॉजिक से बातें हैं। क्योंकि इनको यदि फायर एलिमेंट कम करना है तो इनको येलो रंग, क्योंकि पीछे वाला जो एलिमेंट है वो उसका फादर एलिमेंट है। किसी को पावर देनी है तो कहाँ से देनी पड़ेगी? पीछे वाले एलिमेंट से। और पावर कम करनी है तो चाइल्ड एलिमेंट से। तो चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है? अर्थ एलिमेंट है। इनको येलो कपड़े पहनने चाहिए, इनको येलो चीजें खानी चाहिए, इनको जमीन में बैठकर खाना खाना चाहिए। जितना जमीन से रहेंगे उतना ये इनका जो फायर एलिमेंट है वह कम होगा।
तो मेरे कहने का मतलब ये चीजें आज तक बताई नहीं गई है, क्योंकि इस पर काम ही नहीं हुआ है। उन्होंने 24 साल से वो पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन 24 साल का पहले का उनका लेक्चर सुन लो और आज का लेक्चर सुन लो, एक जैसा ही है। तो उन्होंने क्या किया लाइफ में, मुझे ये तो बताओ ना आप। आपने क्या किया 24 सालों के अंदर, क्या ऐसा आपको ये तो कुछ अपग्रेड तो करना चाहिए था आपको। मैं आपको बताता हूँ कि 5 इंद्रियां, अभी तक किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये नहीं बताया कि 5 इंद्रियां आपकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में है। मैं आपको बताता हूँ, नाक जो है वो किससे देखी जाती है, 2, 5, 8 नंबर से, क्योंकि सूंघने की एलिमेंट है। आपका जो स्किन है ये एयर एलिमेंट से देखा जाता है। छूना, स्किन, 5 इंद्रियां होती है ना, टच। आपकी जो जीभ है ये कौन से वाटर एलिमेंट से देखी जाती है। टेस्ट, जितना भी रेस्टोरेंट का काम है ये वाटर एलिमेंट का काम है। देखना, आंखों से देखना, ये 9 नंबर का काम है। जैसे ये इनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा पारखी होंगे। ये सबसे पहले अच्छाई बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, इनको कमी दिखेगी, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है, 9 ज्यादा है। फायर एलिमेंट इनकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा है। और जिनकी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जिनके पास 9 नंबर नहीं है, उनकी नजर, आंखों का चश्मा मोटा होगा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब आप बात को समझने को चाहिए। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नहीं है, उनके पास कौन सा एलिमेंट नहीं है, स्पेस एलिमेंट नहीं है। और उनके यदि मैं बात करता हूँ तो सुनना और बोलना, उनके कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके फेस में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके परिवार में किसी ना किसी को सुनने में, कान के पर्दे उनके परिवार में ज़्यादा फटेंगे, ऐसा हो सकता है। उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नंबर। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली घर खरीदा है, ठीक है, थोड़ा सा वास्तु के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कीजिए आप। इवन जिन्होंने अपना नया घर लिया होगा या जिनका पुराना घर है, तो वास्तु कैसे देख सकते हैं उसका। देखिए, आपने वास्तु के बारे में बहुत सारे इंडिया में पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट किए भी होंगे। आज हर आदमी शॉर्टकट में जाना चाहता है। मैंने 1-2 लोगों को सुना, वो आकर बोल देते हैं कि ये वर्ड जाप कर लो, आपके पास पैसे की बारिश होगी। इसका मतलब ये हुआ, या आज के डेट में देखो एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, ये बात मैंने नहीं बोली है, ये बात किसने बोली है, आपने बोली है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में साहब जान लग जाएगी आपको, कैलकुलेशन करने में। आपने क्या बोला, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 14 दिसंबर। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकता हूँ कि आपका सूर्य कौन सी राशि में होगा, आपका जन्म सुबह होगा या आपका जन्म शाम को होगा, आपकी बॉडी में कहाँ पे तिल का निशान होगा, आपके घर के पास में क्या होगा, आपका बेडरूम कहाँ पे होगा, आपकी किचन कहाँ पे होगी। ये सब एस्ट्रो वास्तु की बात है। ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकता है। अभी बैठे बता सकता हूँ कि आपके घर के पास में क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं वास्तु की बात में आता हूँ। आप मुझे ये बात बताइए कि जो हमारा शरीर है कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? 5 एलिमेंट से। सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है, मान लीजिए, वाटर एलिमेंट। लिखिए, आप लिख लीजिए, स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो जगह है वो वाटर एलिमेंट की हुई। अब ये पीपीटी मैं आपको पूरी की पूरी दे दूंगा, आप इसको चेक करने की कोशिश कीजिएगा। आज की डेट में आपने देखा होगा कि भारत में जो ग्रिड चल रहा है उसको क्या कहा जाता है? लोशो ग्रिड नहीं, जो अब वास्तु की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। शक्ति चक्रा, ठीक है। आपने सबने सुना होगा। ये जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, इसको देखने की कोशिश कीजिए कि आज की डेट में जो बात करते हैं, ये शक्ति चक्रा के बारे में बात की जाती है। तो शक्ति चक्रा है, ये गोल है। और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट कितने होते हैं? 5 एलिमेंट है। सभी की अलग अलग शेप है, सभी का अलग अलग कलर है, सभी का अलग अलग मेटल है। तो मैं आपको पहले सभी शेप के बारे में बता देता हूँ कि जो स्पेस एलिमेंट है उसकी शेप राउंड है। और वास्तु विश्वकर्मा में वास्तु रत्नावली का जो ये पेज नंबर है, यदि आपने किसी के पास ये बुक है तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वास्तु रत्नावली के पेज नंबर 200 और पेज नंबर 201 में इन्होंने साफ बताया गया है कि 4 तरीके के ग्रिड होते हैं। क्योंकि 5 एलिमेंट हैं, जिसमें वाटर एलिमेंट की कोई भी शेप नहीं होती है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, वाटर क्या है? चलता हुआ है। पानी कहीं से ऊपर से आ रहा है, पानी कहीं से नीचे जा रहा है, पानी कहीं फ्लो में जा रहा है, तो पानी की वाटर एलिमेंट की कोई भी शेप नहीं। क्या आपने कोई प्लाट से देखा है? ऐसा नहीं होता है। प्लॉट हमेशा 4 ही शेप के होते हैं। या तो राउंड शेप का होगा। राउंड शेप का प्लाट दिल्ली में कौन सा है? कनॉट प्लेस। हाँ, सीपी जो है वो आपका राउंड शेप के अंदर है। इसके अलावा भारत में बहुत सब 1-2 जयपुर में बात करो तो ओम टावर राउंड शेप में बना हुआ है। अभी मैंने 1-2 नोएडा में 1-2 बिल्डिंगें और भी देखी हैं जो राउंड शेप में बनी हुई है। लेकिन क्या उसके अलावा कोई राउंड शेप में प्लाट घर आपने देखा है? तो इसका मतलब यदि आपका प्लॉट राउंड शेप का नहीं है तो आप शक्ति चक्र लगाकर कैसे उसका वास्तु कर सकते हैं? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 5 तरीके के एलिमेंट हैं और 5 तरीके की शेप हैं। इसमें से वाटर एलिमेंट को कोई भी शेप नहीं दी गई है। स्पेस एलिमेंट को राउंड शेप दी गई है, जैसा कि आपको मैं पीपीटी में दिखा रहा हूँ। एयर एलिमेंट को रेक्टेंगल
शेप दी गई है, जिसे हम, आप सभी जब गूगल पे चेक कर लीजिए कि एयर एलिमेंट की शेप क्या है। एयर एलिमेंट की शेप क्या है? रेक्टेंगल है। और मैं उसके बाद बात करूं, जो फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट की शेप क्या है? ट्राइंगल। और अर्थ एलिमेंट की शेप क्या है? स्क्वायर है। तो यदि आप वास्तु विश्वकर्मा को के पेज नंबर को 23 एंड 24, मैं आपको सबको दिखाना चाहूंगा, पेज नंबर 23 एंड 24 में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि आपका प्लॉट आयताकार है तो देवताओं की स्थिति भी आयताकार ही होगी। आप इसमें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, यदि आपका प्लॉट कैसा है? आयताकार है, तो देवताओं की स्थिति भी कैसी होगी? आयताकार होगी। और यदि आपका भूखंड स्क्वायर है तो अंदर जो देवताओं के पद बनेंगे वह भी स्क्वायर बनेंगे। अब आपसे एक बात और, यदि आपका प्लॉट रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सॉरी, अग्नि शेप में है, तो आपके देवताओं की स्थिति भी कैसी बनेगी? ट्राइंगल बनेगी। यह वास्तु विश्वकर्मा वास्तु रत्नावली के पेज नंबर 200 और पेज नंबर 201 में बताया गया है। और अब क्या हुआ कि जिसने ये बनाया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तु को एटलीस्ट आप भारत में लेकर तो आए, लेकिन आपने भी अपग्रेड नहीं किया। जैसा पढ़ाने जा रहे हैं वैसे आप पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अभी तक शक्ति चक्रा भारत में चल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ कौन सी एलिमेंट का हुआ? स्पेस एलिमेंट का हुआ। तो बाकी एलिमेंट को तो खा गए हैं हम लोग। अब आप देखेंगे कि वास्तु विश्वकर्मा में देखेंगे तो जैसे ही प्लॉट 30/60 का होगा, मैं आपको इसका एक दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही प्लॉट 30/60 का हुआ, उसमें यदि हम शक्ति चक्रा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो उसका साउथ ईस्ट है वह नीचे आ जाएगा। इसके बारे में शायद आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, मैं ये स्लाइड को जब देखेंगे तब उनको पता लगेगा। और जैसे ही भारत के 90% जो प्लॉट है वो क्या है? टिल्ट। कहीं पे भी 0 डिग्री नॉर्थ नहीं है, तो नॉर्थ 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री घुमा हुआ है। आप वास्तु विश्वकर्मा की इस किताब को पढ़िए कि पेज नंबर 24 है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। देखिए, ये पेज की किताब को दर्शकों को दिखाइएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है जैसे ही आपका शेप टिल्ट होगी तो आपके देवता बाहर हो जाएंगे, जैसा कि मैंने इस आपकी स्क्रीन में दिखाया हुआ है। तो जैसे ही वो देवता बाहर हो जाएंगे तो उन देवताओं की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले यदि आपका प्लॉट स्क्वायर है तो वो किस एलिमेंट का हुआ? वह अर्थ एलिमेंट का हुआ। यदि आपका प्लॉट आयताकार है तो वह एयर एलिमेंट का प्लॉट हुआ। और यदि आपका प्लॉट ट्रायंगुलर है तो वह फायर एलिमेंट का हुआ। यदि आपका प्लॉट गोल है तो वो स्पेस एलिमेंट का हुआ। इसके अलावा कोई शेप ही नहीं है। इसके अलावा वास्तु विश्वकर्मा में कुछ बताया नहीं है कि वाटर एलिमेंट की उन्होंने बोला कि कोई शेप ही नहीं होती है, तो इसलिए उसकी प्रकाशता कोई चीज़ नहीं है। और इनके सभी के देवता अलग अलग तरीके से स्थापित होंगे। अब मैं शक्ति चक्र की बात करता हूँ तो आप देखेंगे शक्ति चक्र में क्या बताया गया है कि इन्होंने बताया गया है कि शक्ति चक्र को आप देखेंगे, जिसे आप देखेंगे इनमें देवताओं की स्थापना इन्होंने एक ही लाइन में कर दी। और आप देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मा जी को तो खाएंगे। सबसे ज्यादा पद किस देवी देवता को दिए गए? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पास 9 पद हैं। 9 पद किसी भी देवी देवता के पास नहीं है। और जितने भी शक्ति चक्र आप लोग लगाते हैं या जिसे वास्तु कर रहे हैं उसमें ब्रह्मा जी को एक भी पद नहीं दिए गए। आप चेक कर लीजिए। और जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी एक बराबर कर दिया और जो ईस्ट है वो भी बराबर कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे सिखी और पर्जन्य देवता आते हैं जिनको एक एक पद दिया गया है। और जो कि सूर्य है जो ईस्ट दिशा का मालिक है, जिसमें सूर्य के पास 2 पद हैं, इंद्र के पास 2 पद हैं और 3 पद आर्यमा के पास हैं जो ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल पद कितनी होगी? 7। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, मुझे लगता है कि समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा डीप है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि वास्तु इतना आसान नहीं है जो आज की डेट में। मैं आपको एक बात आपको सुनकर बड़े मजा आएगा। एक मैंने वास्तु एक्सपर्ट के बारे में सुना कि आप अभी इसका मैंने पॉडकास्ट सुन रहा था। मैंने बोला, वो पूछ रहे थे कि आपकी फीस कितनी है वास्तु विजिट कराने की, तो कहता 12 लाख से 15 लाख रुपए। और जब मैंने उनका देखा कि वास्तु सिखा कितने में रहे हैं, 44 रुपए में। तो मेरे कहने का मतलब कि हम इतना आसान इसको बना देंगे, आप क्या सिखा रहे हैं और आप क्या जनता को डिलीवर करना चाह रहे हैं कि आप मेरी बात को समझे। मैं भी वास्तु सिखाता हूँ, मैं भी न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि विद्या आम आदमी को नहीं लेनी चाहिए। इस विद्या को उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, जिसको डीपली सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो इसका आधा ज्ञान है वो किसी की लाइफ को खराब कर सकता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो वास्तु वाले और न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, अब वो सामने वाले को बोल देते हैं कि किसी का 8 नंबर है तो पेट्रोल पंप का काम कर ले।
आपने क्या कह दिया कि शनि का काम है ना, उसने बोले तेरा 8 नंबर काम है, तेरा मूला गांठ का है, तू पेट्रोल पंप काम कर ले। अरे भैया, हो सकता है उसकी वृश्चिक राशि 12वें घर में बैठी हो, या वृश्चिक राशि 6ठे घर में बैठी हो, या वृश्चिक राशि 8वें घर में बैठी, तो कैसे काम कर लेगा पेट्रोल पंप का? आप बताइए तो सही। तो एक छोटा सा गलत डिसीजन आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। दोस्त, यदि मेरे को अमीरों का एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं कहा जाता है कि मैं किसी को पैसे देकर आता हूँ, मैं उसको राइट डिसीजन देता हूँ, उसके साथ में आधा पौना घंटा बैठ के 30 मिनट 45 मिनट बैठ के उसकी समस्या सुनता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, उसको लॉजिक से बताता हूँ कि तेरा समय इसलिए खराब चल रहा है। हमारे जो 3 दशाएं होती हैं, विपत, तीसरी दशा विपत होती है, 5वीं पटेरी होती है, 7वीं वध दशा होती है कि ये दशा चलेगी, तेरा कितना ही ग्रह अच्छे बैठे हो, तेरे साथ समय अच्छा नहीं चलेगा। तेरे को पहले उस ग्रह को मनाना पड़ेगा, तेरे को पहले देवी देवता को मनाना पड़ेगा। आज आप बात कही कि बाबा सिद्दीकी की डेथ क्यों हुई? अब उसके पास उस टाइम पे उतने सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। आज आपके पास 6 सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी आपको दी जाए तो शत्रु को आपको मारना आसान है कि मुश्किल, ईजी है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो मैं एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि शत्रु ग्रह कौन से हैं, आपके मित्र ग्रह कौन से हैं। आपकी एक मित्र मंडली, आप 5 बंदों के साथ में, कहीं 7 बंदों के साथ में कहीं जा रहे हैं तो दुश्मन आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, और ये आप अकेले जा रहे हैं तो दुश्मन आपकी तरफ तुरंत अटैक कर देगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जितनी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं वो कौन सी ग्रह की होती है? शत्रु ग्रह की होती हैं। जो मित्र ग्रह की चीजें तो आप भूल ही जाते हो। मैं आपको एक एक चीज बताना चाहता हूँ। आम का अचार किस ग्रह से देखा जाता है? आम का अचार किस ग्रह से देखा जाता है? चंद्रमा शनि से। चंद्रमा मैंने आम, शनि मैंने सरसों का तेल। और आम का अचार किससे बनता है? जिस भी ग्रह की कुंडली में चंद्रमा शनि की युति है उसको आम का अचार नहीं खाना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है? चंद्रमा केतु। केतु क्या है? नींबू। और केतु आम क्या है? चंद्रमा क्या है? आम। यदि यहीं पे शनि केतु की युति होती तो मैं क्या बोलता, आपको नींबू का अचार नहीं खाना चाहिए। यहीं पे सूर्य शनि की युति होती, मैं बोलता कि आपको आंवले का अचार नहीं खाना चाहिए। यहीं पे आपके मंगल केतु की युति होती तो मैं बोलता कि आपको ये अचार नहीं खाना चाहिए। गाजर का अचार आपको नहीं खाना चाहिए। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक युति है, ये एक चीजें हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजी है। यदि आप इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो लाइफ में आप उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाभ, आपकी कुंडली अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छी कुंडली के बावजूद होने के बावजूद भी आप उतना पैसा, उतना समस्त चीजें अपनी लाइफ में नहीं ले पाओगे जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, मतलब आप ये भी कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है तो उसको टाला जा सकता है। 100%। देखिए, आप इसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। विपत्ति का मतलब क्या है? विपत्ति का मतलब संकट है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पहले इस बात को समझ लीजिए। लेकिन यदि कोई हमें हमारी दशा या अंतर्दशा हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, हम उसको डेफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मंगल कर्क राशि में नीच का है। जब भी आपको बताता हूँ, जिसकी भी कुंडली में कर्क राशि का मंगल है, या तो चौथे घर का मंगल हो या कर्क राशि का मंगल हो, तो उसको जमीनी विवाद हो गई होगा। उसके घर में भाई उसकी संपत्ति को हड़प लेंगे, भूखंड से संबंधित प्रॉपर्टी लेगा, पास नहीं होगी, चीजें नहीं मिलेंगी। यदि का मंगल नीच का है तो मतलब उसको कोर्ट केस, झगड़ा, लोन, कर्जा उसके घर में आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि जितने भी लोग हैं शनि राहु केतु को बुरा कहते हैं, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि 9 ग्रहों में से शनि राहु केतु सबसे अच्छे ग्रह हैं। और ऐसा ग्रह का आपको नाम बताऊंगा जो सबसे बुरा है। बताओ कौन सा है? शनि राहु केतु छोड़ दीजिए, राहु ही बताता मुझे तो। राहु बताते हैं ना, आप भी राहु कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज, और इसको मैं लॉजिक से साबित भी करूंगा कि 9 ग्रहों में से सबसे जो बुरा ग्रह है वो मंगल है। कैसे? देखो, जब तक आप कैसे नहीं पूछेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। आपने सुना होगा मंगल भवने अमंगल हारी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी शादी मंगलमय हो, आपका कार्य मंगलमय हो, आपकी चीजें मंगलमय हो। क्या किसी और ग्रह के लिए बातें बोली जाती हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि मंगल अमंगल हो गया तो ये दंगल कर देगा। आप मेरी बात को समझो, क्या हो गया? मंगल अमंगल हो गया तो ये क्या कर देगा? दंगल कर देगा। जितने भी लोन, कोर्ट केस, विवाद, कोर्ट कचहरी, झगड़े, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये कौन देता है? मंगल देता है। इनके साथ में यदि शनि राहु केतु की युति हो जाए तो चीजें बढ़ जाएंगी। एक और चीज मंगल से याद आया, मांगलिक दोष, इसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मांगलिक दोष 4 प्रकार का होता है। यदि मंगल चौथे घर में हो, मंगल 7वें घर में हो, मंगल 8वें घर में हो और मंगल 12वें घर में हो, सभी के जो प्रेडिक्शंस हैं सभी के अलग अलग हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दी जाए? नहीं, क्योंकि जिसका भी मांगलिक दोष है उन सबको गुस्सा ज्यादा आता है।
उनका जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और यदि अमंगली की शादी दूसरे जाति से करा दे तो आपस में एक जने दूसरे लोग को क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। यदि मांगली की शादी मांगली से करा दी जाए तो भैया आपको क्या मिल गया, शेर का सवा शेर मिल गया। तो आप सामने वाले से झगड़ा करने में डरोगे। तो आपको पता भैया मैं भी मांगली को, सामने वाला झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मांगली की शादी मांगली से करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जितने भी भारत के अंदर शादियों के जोड़े मिलाए जाते हैं, बात की जाती है, तो उसमें 2 ही सॉफ्टवेयर काम करते हैं कि एक तो मांगलिक मिलाया जाता है और एक गुण मिलाए जाते हैं। जबकि मैं बताता हूँ मांगलिक और गुण तो मिलाए ही जाने चाहिए, उसके साथ साथ में 7वां घर भी मिलाया जाना चाहिए। यदि आप देखोगे 36 में से 33 गुण मिलने के बाद भी फिर लोगों की शादियां क्यों टूटती हैं? क्योंकि उनकी दोनों की शादियों में तलाक के योग हैं। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मांगलिक और गुणों के साथ साथ में 7वां घर को भी देखा जाना चाहिए कि 7वां घर अच्छा है तभी शादी होनी चाहिए। यदि दोनों की कुंडली में तलाक का योग है, आप 36 में से 35 गुण मिला लीजिए, 36 में से 33 गुण मिला लीजिए, 36 में से 30 गुण मिला लीजिए, उनका तलाक होके रहेगा। और यदि उनकी कुंडली में 36 में से 25 गुण मिल रहे हैं लेकिन 7वां घर में से तलाक के योग नहीं है तो उनका तलाक नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये समझने वाली बात थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि न्यूमरोलॉजी 5 से 10% विद्या है। मैं इसको ये कभी मना नहीं करूंगा कि न्यूमरोलॉजी को नहीं चलना चाहिए। मैं खुद न्यूमरोलॉजी लेकर चलता हूँ। मैं हाउस नंबर भी लेता हूँ, मैं गाड़ी का नंबर भी लेता हूँ, मैं कार नंबर भी लेता हूँ, मैं ATM का नंबर भी लेता हूँ, नेम नंबर भी लेता हूँ, मोबाइल नंबर भी लेता हूँ। लेकिन एक बहुत छोटी विद्या है, इस विद्या के पीछे लगे आप अपनी लाइफ में नहीं ले सकते। और वास्तु कभी भी बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं हो सकता। और बिना और वास्तु के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 4 ग्रिड हमारे एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं, जिसमें देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया है, जिसमें 16 जोन के बारे में भी बताया गया है, जिसमें एलिमेंट के बारे में भी बताया गया है, जिसमें कलर के बारे में भी बताया गया है, जिसमें शेप के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से कंप्लीट वास्तु करेंगे तो जिस प्रकार से भगवान ने मेरी सुनी है, मैं कहता हूँ कि आप सबकी भी सुने और आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अमीर बन सकते हैं। और बड़ी से बड़ी विपदा को हो सकता है एक छोटा सा उपाय से भी आपको उसकी समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन उपाय आपके डेट ऑफ बर्थ से होना चाहिए। ठीक है, आखिरी 2 सवाल और मैं करूंगा आपसे। जी बिल्कुल करिए। कपड़ों का लेके लोगों को बहुत रहता है कि सफेद शर्ट पहने, काली पहने, क्या पहने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। अब यहाँ पर भी लोग क्या कहते हैं कि मूलांक देख लेते हैं कि आपका 1 मूलांक है तो वो बोल देता है वो काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपका 2 मूलांक है तो आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आपके कपड़ों का रंग अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है। यदि आपका शनि उच्च का है, आप ब्लैक कपड़े कितने मर्जी पहनिए, कितना मर्जी शनिवार को लोहा लेकर आ जाइए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन शनि उच्च का होने के बावजूद भी लोग कहते हैं ना कि लोहा कपड़े लेके आना चाहिए शनिवार को, लोहा कभी भी मंगलवार को नहीं लेके आना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं, वाई आप वाई तो कीजिए ना, जब तक वाई नहीं करें मजा नहीं करते। आप देखिए बार्बर की शॉप, नाई की दुकान कब खुली होती है और कब बंद होती है? शनिवार को खुली होती है, मंगलवार को बंद होती है। मंगलवार को। अच्छा, जितने भी बार्बर शॉप हैं सब मंगलवार को बंद करते हैं। क्यों करते हैं? शनिवार को लोहे का काम नहीं करता है। हाँ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिवार को लोहे का काम कर सकते हैं, लोहे का काम मंगलवार को नहीं करना चाहिए। मंगलवार को लोहा घर पे नहीं आना चाहिए क्योंकि मंगल और शनि दुश्मन है। जिसका शनि अच्छा है वह शनिवार कितना मर्जी लोहा लेकर आए, लेकिन किसी का शनि अच्छा नहीं है तो शनिवार को लोहा लेकर नहीं आए। लोग कहते हैं कि कटिंग और शेव कब करानी चाहिए? 90% लोग संडे को करते हैं, लेकिन संडे को कभी भी कटिंग शेव नहीं करानी चाहिए। कटिंग शेव में शाम बुधवार को और शुक्रवार को करानी चाहिए। पर अगर आप देखेंगे जो शनिवार को लोहे की दुकान रहती है वो ज्यादातर बंद रहती है। ये मिथ है ना, सबने फैला रखा है, आपने क्या रखा है। लेकिन मुझे बता तो दीजिए कि शनिवार को लोहा लाना, शनिवार का आपको शनि उच्च का है तो आप लोहा लेकर आइए, लोहा बेचिए। और यदि आपका व्यापार भी लोहे का है, आप लोहे का काम भी करते हैं, तब भी मंगलवार को अवॉइड कीजिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, ये बहुत लोगों की समस्या है। अगर आप आम इंसान को देखेंगे तो सैलरी होती है उसकी 30-35 हज़ार से स्टार्ट होती है और उनको लाइफ में कुछ करना तो घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और कर्ज अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और वो इससे सारी जिंदगी फिर परेशान रहता है। इसको कैसे करना सही? देखिए आप एक बात सुनिए, मैं आपको बोला कि कर्जा कौन देता है? मंगल देता है। यदि दूसरे भाव का मालिक 12वें घर में बैठ जाए तो आपकी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा खर्चों में चला जाता है। चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए, चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो इनकम का मैक्सिमम हिस्सा कहीं पैसा इधर उधर निकल जाता है। तो ये आपकी कुंडली में देख के बताया जाता है कि ले। और आपको दूसरा, आप बोल रहे हैं कि किसी की सैलरी 30,000 रुपये है और उसका खर्चा कितना है? 30,000 रुपये खर्चा कर लिया या उसने 40,000 रुपये खर्चा कर लिया, तो उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे काम कौन सा करना है। वह क्या कर लोगों के साथ में पीछे लग के, आज आपको पेट्रोल पंप में बहुत अच्छा पैसा आ रहा है तो आपने पेट्रोल पंप खोल दिया। आज आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको पता ही नहीं कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है।
हो सकता है कि आपका बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा रहा हो, आप रेलवे में लगा रहे हो। आपका गुरु अच्छा बैठा है, आपको बैंकिंग में जाना चाहिए। आपका शनि अच्छा बैठा है, आपको रेलवे में जाना चाहिए। आपका सूर्य अच्छा बैठा है, आपको पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। तो लोगों को मालूम ही नहीं कि मुझे पैसा, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए जा रहे हैं। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म लगाना चाहिए या शॉर्ट टर्म लगाना चाहिए, लोग इस बात को जानते ही नहीं है। बस वो उपाय पूछते जा रहे हैं कि जो पंचम राशि है, जो पंचम हाउस है वह शेयर मार्केट का है, वो कहाँ बैठा है, उसका मालिक कहाँ बैठा है, ये डिसाइड करेगा। आपकी कुल राहु, आप टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना चाहते हैं, आप स्क्रैप का काम कीजिए, आप चाय का काम कीजिए, आप तंबाकू का काम कीजिए, आप टॉयलेट सीट का काम कीजिए, इस सेक्टर में पैसा लगाइए। बिटकॉइन जो वर्चुअल करेंसी है, ये कौन सी करेंसी की जाती है? राहु ग्रह से। अब आपका मूलांक 4 है, इसका मतलब ये थोड़ी का बिटकॉइन पैसा लगा दो। ये देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी में राहु आपका कहाँ बैठा है। यदि राहु 11वें घर में बैठा है, वह किसी भी राशि में बैठा हुआ है, आप पैसा लगाइए, क्रिप्टो करेंसी में आपको पैसा आएगा। और लेकिन यही राहु आपका 8वें घर में बैठा हुआ, 12वें घर में बैठा हुआ और आपने क्रिप्टो करेंसी पैसा लगा दिया तो बर्बाद हो जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जैसे बोला कि आपकी इनकम 30,000 है और आप उसको 3 लाख लेके जाना चाहते हैं, तो आपको पाथ पता होना चाहिए, आपको रास्ते पता होना चाहिए। फिर आप खेलते रहिए, देवता भी आपके साथ है, भगवान भी आपके साथ है, और आप पैसा कमाते रहेंगे और फिर आप कहीं मर्जी लगाते रहिए। आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरे को जाना कहाँ पे है। रास्ते भी अपने आप कब खुलेंगे? जब आपकी मैं बात करता हूँ, आप जो पॉडकास्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, ये आप जानते हैं कि कौन से ग्रह का काम है? मिथुन राशि का काम है। और मिथुन राशि आपके ग्रह में कहाँ बैठी हुई है? पैसे के भाव में बैठी हुई है। आप चेक कीजिए ना, जितने भी पॉडकास्ट करते हैं, जितने भी यूट्यूबर काम करते हैं, ये सारा का सारा कौन सा ग्रह का काम है? 3 नंबर हाउस का काम है, 3rd हाउस का काम है और मिथुन राशि का काम है। आपके 3rd हाउस में क्या बैठा हुआ है? कर्क राशि बैठी हुई है। और जो मिथुन राशि का काम बैठी हुई है 2nd हाउस में। मैंने क्या बोल रहा था, राशि से बड़ा कौन है? सॉरी, ग्रह से बड़ा राशि है, राशि से बड़ा नक्षत्र है। तो आपके 2nd हाउस में मिथुन राशि बैठी हुई है। तो अच्छा है, फिर बिल्कुल अच्छा है ना। पैसे के भाव में बैठी हुई मिथुन राशि, मतलब वो क्या कह रही है कि पैसा कमाओ, मैं पैसा देना, ऑनलाइन के लिए बने हो। और दूसरा, आपके 12वें घर में कौन सी राशि बैठी, 11वें घर में कौन सी राशि बैठी? साउथ ईस्ट। ये कह रही है कि आपके जन्म स्थान कहाँ है? आपका मेरठ है। अब मेरठ से बाहर निकलकर काम कीजिए। आपका ऑफिस कहाँ है? मेरठ है। मेरठ से आपको निकलना चाहिए। ये बोल रही है कि आप मेरठ से बाहर निकल जाएंगे। 4थे घर में मंगल बैठा हुआ है, आप मेरठ से घर से बाहर निकलिए और फिर देखिए अपनी लाइफ में जितनी आप 100 करोड़ का चाहते हैं, कितने साल में चाह रहे हैं? 2 साल के अंदर। 1 साल में मिलेगा आपको। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे कल्चर चेंज होता है। आपको मालूम है कि बिरला जी को, जो पिलानी के रहने वाले हैं, उनको क्या बोला था एक एस्ट्रोलॉजर ने कि तेरे को वहाँ जाना है जहाँ पे कल्चर चेंज हो जाए। तो उन्होंने पिलानी छोड़ा, कलकत्ता में गए और उनको उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी से गुरु से बोला कि मैं जाऊँगा वहाँ पे, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूँ, मेरी जेब में 100 रुपये का नोट नहीं है, मैं जाके क्या काम करूँगा? अरे क्या भाई, तू जन्मा ही वहाँ के लिए है, यहाँ के लिए तेरा जन्म ही नहीं हुआ है। तू जा, रास्ते वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पे उनको शिप मिल गई खड़ी हुई, जिसको उन्होंने कबाड़ में लिया और बेचा। आज देखो कौन नहीं जानता बिरला जी को। आप देखिए कि आपका जो काम है, आप मेरठ से बाहर निकलिए, मेरी बात मानिए। हम मेरठ में निकले, आप कितने रुपये कमा रहे हैं आज? मान लीजिए 1 करोड़ रुपये कमाएंगे। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आप 10 करोड़ रुपये कमाएंगे, क्योंकि भाग्य आपका कह रहा है कि बाहर जाइए। ये चीज है कि हम 10 करोड़ तक पहुंचे, अब वो एक जगह स्टक है। हाँ, अब हम बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, पॉडकास्ट भी हमारा बाहर ही हो रहा है। तो आप देखिए, जैसे ही बाहर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप मेरठ से बाहर निकलिए, आप मुंबई जाइए, आप गुजरात जाइए, आप दुबई जाइए, आप देखेंगे कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि मैंने इतना भी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी तेज आगे से बढ़ जाऊंगा। दिल्ली नोएडा कैसी जगह है हमारे लिए? बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है, मेरठ से अच्छा है, लेकिन आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कल्चर चेंज हो। मैं फिर मेरी वर्डों का ध्यान दीजिए, कल्चर चेंज हो जाए। मेरठ और दिल्ली का कल्चर सेम है। मुंबई, गुजरात जाइए, बेंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, दुबई जाइए, चाइना जाइए, हांगकांग जाइए। ठीक है, आप ऐसी जगह जाइए और देखिए कि भाग्य आपके साथ में खड़ा है। और जी मैं आपको एक राज की बात बता दूं, आप ऐसे सिटी में जाइए जहाँ समुद्र पास में हो। ठीक है। और यदि आप मेरठ में रह के काम करना चाहते हैं, अब मुझे आपने कह दिया कि आप मेरठ में रह के काम करना चाहते हो, मेरठ को मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं छोड़ नहीं सकता मेरे को, तो आपको हर महीने समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। जो बीच का कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है? ये भारत का कंसेप्ट है। मीन राशि का मतलब क्या हुआ? बीच। यदि किसी की शादी नहीं हो रही और मीन राशि उसकी 7th हाउस में बैठी हुई है, विंध्यवासिनी सुनिए, उसको मैं बोलता हूँ कि समुद्र की यात्रा करके आ, समुद्र के बीच के किनारे बैठ के आ। मेरे 9वें भाव में मीन राशि बैठी हुई है। जब मेरा भाग्य मुझे लगता है काम नहीं कर, मैं समुद्र के किनारे जाता हूँ, बीच की राशि में बैठता हूँ, वहाँ पर जाकर मेडिटेशन करता हूँ, अगले दिन काम पे आता हूँ, तुरंत काम चल जाता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरठ नहीं छोड़ना चाहते, आप हर महीने एक नाइट कहाँ लगा के आइए?
समुद्र के पास। किनारे वहीं होटल लीजिए और वहीं बैठिए, और आप समुद्र के किनारे अपना ऑफिस बनाइए, आप अपना घर बनाइए, और फिर पैसे गिनने की मशीन लगा दीजिए। ओके, ठीक है। एक और कमाल का क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया, शेयर बाजार से रिलेटेड है। शेयर बाजार में हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं? 100%। आप ये देखिए ना, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि आज आपको कौन सा सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। आज आपको मैं बताता हूँ कि आपका शनि 10वें घर में बैठा हुआ है और शनि कुंभ की राशि में बैठा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि शुक्र आपका उच्च का तो बैठा हुआ है लेकिन नीच का होकर बैठा हुआ है, लेकिन राहु आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो मैं आपको 2 सेक्टर बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। आज आपको रेलवे में पैसा लगाना चाहिए, कोयले में पैसा लगाना चाहिए, हैवी मशीनरी में पैसा लगाना चाहिए। यदि आप इस सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो आपको पैसा आएगा। इसके अलावा आप चाय की कंपनी कौन सी है? आप देखिए कितनी चाय की कंपनियां हैं। तंबाकू, ITC, इंडियन तंबाकू कंपनी। कॉफी की कंपनी पैसा लगा सकते हैं। स्क्रैप की कंपनी पैसा लगा सकते हैं। IT की कंपनी पैसा लगाते हैं। तो IT किसे देखा जाता है? शनि और राहु से। एडवोकेट की कंपनी जो लीगल से रिलेटेड काम करती हैं उनमें पैसा लगा सकते हैं। आप HR की कंपनी पैसा लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह आपको पैसे दे रहा है और कौन सी राशि आपको पैसा दे रही है। समुद्र की लॉजिस्टिक जो कंपनियां करती हैं उन कंपनी पैसा लगा सकते हैं। कोरियर की कंपनी पैसा लगा सकते हैं। लॉजिस्टिक की कंपनी पैसा लगा सकते हैं। तो कितना सेक्टर है ना। लेकिन यही आप गवर्नमेंट की कंपनी पैसा लगाएंगे, आपका सूर्य नीच का बैठा है, हम मारे जाएंगे। आप ऐसी कंपनी पैसा लगाएंगे, आप बेकरी का काम शुरू कर लीजिए, मारे जाएंगे क्योंकि मंगल नीच का बैठा। आप बॉयलर का काम शुरू कर लीजिए, आप मारे जाएंगे, आप मंगल नीच का बैठा है। तो आपको ऐसी कंपनी पैसा नहीं लगाना जो बेकरी की कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आपको वहाँ पैसा नहीं लगाना। आप हॉस्पिटल की कंपनी पैसा लगा लीजिए। तो मीन राशि का, मैंने हॉस्पिटल भी है, मीन राशि का मतलब आश्रम भी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे वेदांता है, इन कंपनी पैसा लगाइए। ठीक है भूषण जी, आपके साथ पॉडकास्ट करने में बहुत मजा आया और बहुत सारी नई चीजें भी सीखी मैंने। अब मजा आएगा चैलेंज वाला उस पॉडकास्ट में, जब मैं आपको बुलाऊंगा दोबारा जी कि आपके सामने एक और इंसान रहेगा और फिर वहां पे जो डिबेट होगा उसमें मजा आएगा। जी, डिबेट देखिए, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, डिबेट पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए डिबेट नहीं करनी। हम चाहते हैं कि जैसे लॉजिकल डिबेट हो। आप एक नहीं, आप 5 को बुलाइए। यदि मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिला तो मैं अपनी गर्दन झुका के बिल्कुल सीखने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सिंपल सी एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी में कैंडल लाइट डिनर है, आपने सुना होगा। कैंडल लाइट डिनर भी भारतीय इंडिया का ही कंसेप्ट है, और उसमें कोई भी कैंडल गोल्ड नहीं होनी चाहिए। कैंडल कैसी होनी चाहिए? कैंडल स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा, तो ये भी लिखा गया है। आपका पेट खराब हो रहा है तो आपको कौन सी कैंडल से डिनर करना चाहिए? लाल रंग की कैंडल से। आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो आपको पिंक कलर की कैंडल से काम करना चाहिए, डिनर करना चाहिए। आप डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो आपको व्हाइट रंग की कैंडल से डिनर करना चाहिए। आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, तो उनकी टेबल पे हरे रंग की कैंडल लगा दीजिए। तो इस प्रकार की मैंने बहुत सारी कैंडल भी डेवलप की हैं, बहुत सारा काम भी किया है। तो आप चाहें तो इसका आने वाले पॉडकास्ट में ये चीजों के बारे में हम डिस्कस बात करेंगे। श्योर भूषण जी, मेरा उद्देश्य पता क्या है? पॉडकास्ट मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, मैं पॉडकास्ट हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करता हूँ जी। इसका उद्देश्य ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं, और अगर जितने इंटरेस्ट के साथ मैं सीखूंगा तो ऑडियंस भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सीखेगी जी। तो इसलिए ज्यादा पॉडकास्ट रिलीज नहीं करते, हफ्ते में एक ही रिलीज करते हैं जी। ये जितनी भी सारी चीजें आपने सिखाई हैं, बताइए हमें, क्या आप इनका कुछ ट्रेनिंग सिखाते भी हैं कुछ? 100%। अभी मैंने लास्ट मंथ ही मैंने सिखाना शुरू किया है। अच्छा। और मैंने इसकी फीस भी थोड़ी सी लोगों से हाई रखी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस विद्या को वो हर व्यक्ति ना सीखे जो हल्के में ले और इंस्टाग्राम पे रीलें बना के डालता रहे। मैं चाहता हूँ कि इसमें वही अच्छे लोग हमारे पास सीखने के लिए आएँ जो इसको एज ए करियर बनाना चाहते हैं या इसके बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊँगा कि आप मेरे से अभी मैंने लास्ट एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं 50 बच्चे लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हम भी आना चाहते हैं। उसमें 100 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। सेकंड बैच है, उसमें हमने करीब 50 बच्चों को ही एनरोल किया है। तो मैं आपको आपके बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप सीखते हैं तो मैं आपके हर बाई का जवाब दूंगा। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि शास्त्रों में लिखा गया है बस आप नोट कर लो कि चंद्रमा मंगल कर्क राशि में मंगल नीच का है तो क्यों है, गुरु मकर राशि में नीच का है तो क्यों है, क्यों ये 32 देवी देवता 45 देवी देवता बनाए, उसमें 12 राक्षस हैं, 33 देवी देवता हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में, युति के बारे में, आपके घर के पास में क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज। और मैं इस प्रकार से दावा भी करता हूँ यदि एक भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि मैंने आपको थोपी है और लॉजिक से नहीं पढ़ाई है तो मैं उसका पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपने हर वाई का जवाब जाना किससे? अपने गुरु से।
उससे नहीं जानना जो मार्केट में लोग सिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो वही सिखा रहे हैं ना जो जैसा उन्होंने सीखा है। उन्होंने कभी वास्तु विश्वकर्मा किताब को खोलकर ही नहीं देखा। हम मेरी बात को समझने की कोशिश, मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। एक दो लोग ऐसे भी हैं जो रोज वास्तु विश्वकर्मा की किताब को लेके आते हैं और शक्ति चक्र दिखाते हैं। मुझे ये तो बता दो वास्तु विश्वकर्मा में कौन से पेज में शक्ति चक्र है? आप मुझे पेज का नंबर बता दीजिए जहाँ पे शक्ति चक्र हो। आप मेरी बात को समझ रहे समझ रहे हैं? तो शक्ति चक्र की है ही नहीं है। शक्ति चक्र वास्तु रत्नावली में बताया गया है कि जिसका प्लॉट स्पेस एलिमेंट का है, यानी कि गोल है, वहां पर ये चक्र लगा। चक्र कौन सा है? विश्वकर्मा ग्रिड है, जो विश्वकर्मा जी ने बनाई है और विश्वकर्मा जी ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। तो आप बात लॉजिक से कीजिए। मेरे कहने का मतलब एक ही है, मैं नहीं चाहता कि हम लोग एक हल्के में एस्ट्रोलॉजी को लें, क्योंकि एक छोटा सा उपाय, एक गलत डायरेक्शन जो सामने में ज्यादा आपके आता है ना, वो 100% आप पे क्या करता है? ट्रस्ट करता है, और वो आपके पीछे लग के आपकी लाइफ के डिसीजन लेने वाला है। तो आपकी एक गलत राय सामने वाले की जिंदगी को आबाद भी कर सकती है और सामने वाली जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सबको ये कहना चाहूँगा कि मेरी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये डिसीजन आपका है, लेकिन मानते हैं तो उसको लॉजिक से मानिए। एक बार नहीं 10 बार पूछिए, 10 लोगों से पूछिए और फिर एक डिसीजन पे आइए। कि ऐसा नहीं कि आप किसी को अंधभक्तों की तरह फॉलो कर रहे हैं। आप बोलोगे मैं तो 25 साल से मेरे गुरु जी हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिक से बात कीजिए, विश्वास भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। ठीक है, कोई आखिरी नोट आप ऑडियंस को बोलना चाहते हो? कुछ भी आखिरी नोट? आखिरी नोट में दुनिया को ये बोलना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आज मेरे ब्लड के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी मेरे खून के अंदर है। मैं एक एक कतरा मेरा, जब मैं सुबह शाम उठता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी की आज मेरे पास कम से कम भी 200 से 250 पुस्तकें ऐसी हैं जो मैंने मार्केट से लेकर रखी हैं या मेरे गुरुजी के द्वारा दी गई हैं। और जो मेरे 4 गुरुजी हैं, जो मेरे 4 स्तंभ हैं, वह कहीं यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन वो चारों के चारों लोग ऐसे हैं जिनको भारत सरकार से, किसी को मार्कंडेय मिला हुआ है, किसी को तंत्र में मिला हुआ है, किसी को यंत्र में मिला हुआ है, किसी को मंत्र में मिला हुआ है। अलग अलग उपाधियाँ उनको भारत सरकार से मिली हुई हैं और वो भी इस बात से परेशान हैं कि इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का जो मजाक नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, आपके पैसे की बारिश होने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लॉजिक से चलिए, आप इसको फॉलो करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी, रास्ते आपके अकॉर्डिंग बनने लगेंगे, सड़क बिना खड्डे वाली हो जाएगी और रास्ता प्लेन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है। आप एस्ट्रोलॉजी के मदद से अपने कर्म को अपने भाग्य के साथ में खड़ा कर देते हैं। तो आप 1 और 11 बन जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका कर्म भी, आपका भाग्य भी आपके साथ मिल जाएगा और आप लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, दोस्तों, हम भारतीय लोग हैं, हम पूरे विश्व में राज करने के लिए आए हैं। आज देखो ना कि पूरे विश्व में भारतीय लोग ही राज कर रहे हैं। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप ये जानिए कि आप भाग्य को कोसने की बजाय ये जानिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। लोग अक्सर क्या करते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं। तो भाग्य को कोसिए मस्त, आप तो ये जानिए कि आपके भाग्य में लिखा क्या है और फिर काम कीजिए। फिर देखिए कि भाग्य भी आपके साथ में खड़ा हो जाएगा और आप और हम मिलकर एक नया भारत बनाएंगे और पूरे विश्व में राज करेंगे। बहुत मजा आया भूषण जी आपके साथ। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और मुझे भी इस पॉडकास्ट का पूरा सेंस लगा। नीचे कमेंट करके आप अपना थॉट मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। ये 2 साइड में जो आप वीडियो देख रहे हो बहुत ही पावरफुल पॉडकास्ट है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। इनको जाके देखना। इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर हमने बात करा है। एक में हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात किया और एक में हमने वास्तु के बारे में बात किया। तो जाके अभी के अभी देखो और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। I'll see you in these 2 podcasts.